हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिवील जीके ना। जैसे कि आपको पता है कि हमारा अभी यहाँ पे सीएपीएफ की पीवाईक्यू सीरीज चल रही है, जिसमें हमने सबसे पहला सब्जेक्ट जो हमने यहाँ पे लिया है वो है हमारा यहाँ पे बायोलॉजी। इससे रिलेटेड मैं 2 वीडियोस ऑलरेडी यहाँ पे बना चुका हूँ और ये अब हमारी यहाँ पे तीसरी और आखिरी वीडियो होने वाली है यहाँ पे बायोलॉजी के पीवाईक्यूज की। ठीक है, इससे पहले हमने यहाँ पे पिछले दोनों पार्ट्स में आपको टॉपिक वाइज भी मैंने आपको सेग्रीगेट करके क्वेश्चंस करवाए हैं, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, साथ ही साथ आपको एक ही प्लेलिस्ट में अभी जितने भी अब आने वाले आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, इसके अलावा भी जो आपके बचे हुए जो सब्जेक्ट्स हैं, उनके भी आपको जितने भी वीडियोस देखने को मिलेंगे सिंगल प्लेलिस्ट में मैं यहाँ पे सीक्वेंस वाइज उसको डाल दूंगा, ताकि आपको सिर्फ एक ही प्लेलिस्ट को फॉलो करना पड़े और इधर उधर आपको ज़्यादा जाना ना पड़े। और उस प्लेलिस्ट का लिंक मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में ही दे रखा है, साथ ही साथ आई बटन पे भी दे रखा है, तो आप उसको सेव भी कर सकते हो। तो जब भी यहाँ पे नया वीडियो आएगा तो उसी में आपको यहाँ पे ऐड ऑन करता हुआ दिख जाएगा। ठीक है, तो नाउ इस पर्टिकुलर वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको यहाँ पे हर वीडियो में जैसा आपको बताते हुए आ रहा हूँ, तो आपको यहाँ पे सीडीएस के पीवाईक्यूज भी जरूर फॉलो करने हैं, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे दोनों जो एग्जाम्स अगर आप उसका यहाँ पे सिलेबस देखते हो तो दोनों ही आपके सेम सिलेबस में ही आते हैं। ठीक है, बस आपका फर्क ये हो जाता है कि आपका जो पेपर 1 सीएपीएफ में उस पर आपका मैथ्स आ जाता है, रीजनिंग भी आ जाता है, पर आपके सीडीएस के जीके वाले जो आपका पेपर होता है उसमें आपका मैथ्स और रीजनिंग नहीं आता है। पर जो आपके मेन जो जीके सब्जेक्ट्स है उनका सिलेबस आपका यहाँ पे सेम टू सेम ही है। ठीक है, साथ ही साथ दोनों जो आपके पेपर है वो दोनों ही आपकी यूपीएससी करवाती है, तो आपको यहाँ पे देखने को भी मिलेगा कि आपके जो क्वेश्चंस है वो भी कभी कभी रिपीट कर जाते हैं, या फिर जो आपके ऑप्शंस बेसिकली आपको दिए हुए होते हैं किसी भी एक पेपर में, तो उसके बेस पे आपसे किसी दूसरे पेपर में वो आपसे उस ऑप्शन के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, तो ये सब आपको यहाँ पे मैं ऑलरेडी वीडियोस बना के ये सब दिखा चुका हूँ। तो इसलिए मैं आपसे यहाँ पे बार बार बोलता हूँ कि आपको यहाँ पे ये सीडीएस के पीवाईक्यूज की आपकी प्लेलिस्ट है, इसका भी लिंक मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, साथ ही साथ आई बटन पे दे रखा है, तो इसके भी वीडियोस को आपको जरूर देखना, चाहे आप यहाँ पे सीएपीएफ की तैयारी कर रहे हो या फिर सीडीएस की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, तो दोनों को ही आपको साइमल्टेनियसली आप ये बोल सकते हो कि दोनों के पीवाईक्यूज करोगे तो आपके लिए ज्यादा फायदा होगा, आपको कॉन्फिडेंस भी मिलेगा और आपकी यहाँ पे प्रैक्टिस भी होगी। तो देखो, इसमें भी मैंने आपको यहाँ पे एक ही प्लेलिस्ट में सारे सब्जेक्ट को आपको यहाँ पे दे रखा है। जैसे सबसे पहले हमने यहाँ पे फिजिक्स, फिर बायोलॉजी, फिर केमिस्ट्री, उसके बाद ही आपको यहाँ पे ज्योग्राफी देखने को मिल जाएगा, फिर इकोनॉमिक्स। तो मतलब यहाँ पे कहने का यहाँ पे क्या है कि एक ही सिंगल प्लेलिस्ट को आपको बस फॉलो करना है। और यहाँ पे सीडीएस में तो हमने यहाँ पे पिछले 5 साल के पीवाईक्यूज लगाए थे, जिसमें आपके 10 सीडीएस के पेपर आ जाते हैं, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे कि एक साल में 2 बार सीडीएस होता है और आपका सीएपीएफ एक बार होता है। तो हम यहाँ पे टारगेट लेके चल रहे हैं पिछले 10 साल के पेपर। ठीक है, मतलब पिछले 10 बार के पेपर। तो इसलिए आपको सीडीएस में भी 10 बार के पेपर देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे पीवाईक्यू जो हमने सॉल्व किया, और सीएपीएफ में भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये भी आपको प्लेलिस्ट जरूर देखने हैं, इसी सिंगल प्लेलिस्ट को आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हो सीडीएस के लिए भी और सीएपीएफ के लिए भी। नाउ इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए हमारे यहाँ पे ये टॉपिक्स यहाँ पे होने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे रिप्रोडक्शन को यहाँ पे देखेंगे, इसके रिलेटेड जो भी हमारे यहाँ पे पिछले 10 साल में क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे लाइफ प्रोसेसेस से रिलेटेड जो क्वेश्चन है पिछले 10 साल में वो सॉल्व करेंगे। फिर मैंने यहाँ पे एक सेपरेट टॉपिक बना दिया यहाँ पे ग्लूकोज का, क्योंकि इससे रिलेटेड आपको यहाँ पे कुछ ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, तो इसलिए मैंने आपका सेपरेट एक टॉपिक बना दिया, जिससे आपको ये पता चलेगा कि इस पे भी आपको फोकस करना है सेपरेटली अच्छे से। ठीक है, फिर उसके बाद आपके यहाँ पे मिनरल न्यूट्रिएंट्स के ऊपर आपके जो पीवाईक्यूज हैं, फिर इन्वायरमेंट के ऊपर है। और लास्ट में आपको यहाँ पे 5 क्वेश्चन का यहाँ पे मैंने एक स्मॉल सेट आपको यहाँ पे दे रखा है टेस्ट के फॉर्म में। तो आपको यहाँ पे इसके आंसर्स मैं यहाँ पे इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, आपको यहाँ पे ये कमेंट करने पड़ेंगे। साथ ही साथ अगर आपको ये आंसर नहीं मिलते तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, वहां पे मैं आपको इसके आंसर बता दूंगा। और साथ ही साथ यहाँ पे जो करेक्ट आंसर यहाँ पे कमेंट करेगा उसको यहाँ पे मैं पिन कर दूंगा उसका कमेंट, ताकि दूसरों को भी यहाँ पे पता चल पाए कि क्या आंसर है। ठीक है, वरना आप यहाँ पे टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, वहां पे भी मैं इसके आंसर्स आपको बता दूंगा। ठीक है, अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, जितना ज़्यादा हो सकता है इसको शेयर कर देना, ताकि दूसरों तक भी पहुंच पाए, उनकी भी यहाँ पे हेल्प हो पाए। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कोई सजेशन होता है, तो उसको भी आप जरूर यहाँ पे कमेंट कर देना। ठीक है, सुनाओ, सबसे पहले टॉपिक पे चलते हैं, जो कि हमारे यहाँ पे होने वाला है रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन में सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे यहाँ पे पूछा गया 2018 का यहाँ पे एक क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। तो देखो, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि सब कुछ आपके यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट या फिर फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड है, मतलब आपको या तो फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है या फिर कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड। तो देखो, सबसे पहले तो हम यहाँ पे उल्टा शुरू करते हैं। तो डी ऑप्शन आपसे बोल रहा है द कार्बोहाइड्रेट जनरेटेड बाय द प्लांट्स कम फ्रॉम यूरिया। अब देखो, कार्बोहाइड्रेट जो होता है बेसिकली ये आपका फोटोसिंथेसिस से आता है, यूरिया से नहीं आता है, तो इसकी वजह से ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमारा गलत ऑप्शन है। फिर सी आपसे बोल रहे थे कार्बोहाइड्रेट जनरेटेड बाय द प्लांट्स कम फ्रॉम सॉइल। अब देखो, यहाँ पे ये सॉइल बोल दिया तो ये गलत हो गया, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बताया कि हमारा जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये बेसिकली आपके फोटोसिंथेसिस के थ्रू आते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू जनरेट होते हैं। ठीक, उसके बाद बी ऑप्शन क्या बोल रहा है कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट यूज ऑक्सीजन फॉर मेकिंग कार्बोहाइड्रेट। अब देखो, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का तो करेक्ट पॉइंट आया, अब पर यहाँ पे गलत क्या है, यहाँ पे गलत है ऑक्सीजन।
क्योंकि ऑक्सीजन इनके लिए मतलब प्लांट्स के लिए अगर आप यहाँ पे देखते हो तो प्लांट्स के लिए बेसिकली जो आपका ऑक्सीजन होता है वो क्या होता है, यहाँ पे एक वेस्ट प्रोडक्ट है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ये क्या होता है इनके लिए, एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है। तो यही तभी तो यहाँ पे ये रिलीज करते हैं जो कि हमारे लिए यूजफुल है, पर उनके लिए वो वेस्ट प्रोडक्ट है। वहीं अगर हम बात करते हैं CO2 की, तो CO2 प्लांट्स के लिए यूजफुल है, पर एज अ ह्यूमन हमारे लिए वो इतना यूजफुल नहीं है अगर हम यहाँ पे ब्रीदिंग सिस्टम के हिसाब से बात करें तो। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए आपका बी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, यहाँ पे आपका CO2 होना चाहिए था, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए था। फिर ए ऑप्शन आपसे बोल रहा है इन फोटोसिंथेसिस बाय ग्रीन प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड फॉर मेकिंग कार्बोहाइड्रेट। अब देखो ये आपकी एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है यही बेसिकली आपका फोटोसिंथेसिस में यहाँ पे यूज होता है, जिसके थ्रू आप यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे बनाते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। अब देखो यहाँ पे बेसिकली फोटोसिंथेसिस में आपका यहाँ पे क्या काम होता है कि जो आपके यहाँ पे प्लांट्स होते हैं ना, वो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस करते हैं ताकि वो फूड को जनरेट कर पाए या फिर फूड को यहाँ पे क्रिएट कर पाए, प्रोड्यूस कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें, जैसे हमने पिछले वीडियोस में भी डिस्कस किया है फोएम और जाइलम के बारे में, तो जो यहाँ पे फूड जनरेट हुआ, अब इसको ट्रांसफर कौन करेगा एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे यहाँ पे प्लांट के अंदर, वो आपका काम करता है फोएम। ठीक है, तो ये सब हम अच्छे से पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब ना इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ पे देखो ये आपका एक तरीके का ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे जो लाइट एनर्जी होती है ना, देखो मैं यहाँ पे लिख लिख के ही बता रहा हूँ आपको, तो जो यहाँ पे लाइट एनर्जी होती है वो यहाँ पे आपकी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में। ठीक है, यहाँ पे किस में कन्वर्ट होती है, केमिकल एनर्जी में आपकी यहाँ पे कन्वर्ट होती है। तो आपको यहाँ पे ये कन्वर्जन भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस में जो आपकी लाइट पड़ती है बेसिकली यहाँ पे सन से, तो वो आपकी कन्वर्ट होती है यहाँ पे केमिकल एनर्जी में। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इससे रिलेटेड आगे, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको यहाँ पे इसको और वाटर को, ठीक है, ये कन्वर्ट करता है किसमें, यहाँ पे ग्लूकोज और ऑक्सीजन में। तो देखो मैं यहाँ पे ये भी लिख दे रहा हूँ, तो यहाँ पे बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जो H2O होता है यहाँ पे, इसको यहाँ पे किसमें कन्वर्ट करता है, तो ये आपका कन्वर्ट करता है आपका यहाँ पे ग्लूकोज में, प्लस यहाँ पे कन्वर्ट करता है आपका यहाँ पे ऑक्सीजन में। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको यहाँ पे याद रखने हैं। अब ना इसके अलावा जो अगला पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, क्लोरोफिल बोलते हैं, और इसी की हेल्प से आपका फोटोसिंथेसिस यहाँ पे होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ पे भूलना नहीं है, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। तो हर एक क्लोरोप्लास्ट में आपको क्लोरोफिल देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देखो क्लोरोप्लास्ट आपका, यहाँ पहले भी आपको यहाँ पे बता चुका हूँ, जो आपका एक तरीके का प्लास्टिड होता है, तो हमने यहाँ पे पहले भी डिस्कस किया है। तो क्लोरोप्लास्ट इसका नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि ये कलरफुल होता है। वहीं पे एक इसका दूसरा जो टाइप होता है प्लास्टिड का, वो होता है आपका यहाँ पे ल्यूकोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट आपका व्हाइट कलर या फिर आप उसको बोल सकते हो कलरलेस होता है। ठीक है, तो क्लोरोफिल बेसिकली आपका ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, जो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, अब देखो अगर हम यहाँ पे इससे रिलेटेड बात करते हैं फैक्टर्स की, ठीक है, किस फैक्टर्स के ऊपर आपका यहाँ पे फोटोसिंथेसिस डिपेंड करता है, तो सबसे पहला आपका आता है यहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी। ठीक है, सबसे पहला फैक्टर क्या है यहाँ पे, लाइट की इंटेंसिटी। ठीक है, यहाँ पे एक सेकेंड, इंटेंसिटी आपका यहाँ पे पहला फैक्टर है। ठीक है, फिर अगला फैक्टर आपका यहाँ पे आ जाता है टेम्परेचर का भी। ठीक है, कितना टेम्परेचर है वगैरह, इसके ऊपर भी आपका यहाँ पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये आपका ये हो गया पहला, ये आपका हो गया दूसरा। तीसरा आपका हो जाता है यहाँ पे पानी, ठीक है, वाटर। फोर्थ आपका यहाँ पे हो जाता है पोल्यूशन। ठीक है, तो ये सब आप यहाँ पे नोट डाउन कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये सब। ठीक है, और फिफ्थ आपका यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आ जाता है, वो आपका आ जाता है कि यहाँ पे जो आपकी CO2 है उसका कितना कंसेंट्रेशन है, मतलब यहाँ पे वो कितनी यहाँ पे प्रेजेंट है यहाँ पे। ठीक है, उसके पास, उसके आसपास आप बोल लो। ठीक है, तो CO2 का यहाँ पे जितना कंसंट्रेशन है वो इंपॉर्टेंट रहने वाला है, पोल्यूशन इंपॉर्टेंट है, वाटर इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है, और लाइट की इंटेंसिटी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए। उसके अलावा भी मैंने आपको यहाँ पे जो जो चीजें बताई हैं, ये भी आपको सब यहाँ पे नोट डाउन कर लेनी है। ठीक है, now अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि आपको यहाँ पे पूछा गया है 2022 में। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बर्ड्स प्रोड्यूस्ड इन द नॉचेस अलोंग द लीफ मार्जिन ऑफ ब्रायोफाइलम falls on soil and develop into new plants। ठीक है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो ये आपका रिप्रोडक्शन वाली चैप्टर से ही है, और जो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं बेसिकली, ये सब आपके यहाँ पे किसके एग्जाम्पल्स हैं, तो ये सब आपके यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना, और सब आपके यहाँ पे बेसिकली प्लांट से रिलेटेड है, ये जितने भी आपको यहाँ पे दे रखे हैं। तो देखो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे जो दे रखा है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो अपना यहाँ पे राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो यहाँ पे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बेसिकली होता क्या है, तो यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो मान लो एक कोई ओल्ड प्लांट खड़ा है, ठीक है, यहाँ पे कोई भी एक दूसरा प्लांट है, जैसे हम मान लेते हैं एग्जाम्पल के यहाँ पे, जैसे एग्जाम्पल अगर हम इसकी बात करते हैं यहाँ पे वेजिटेटिव की, तो यहाँ पे आपके एग्जाम्पल्स कौन कौन से होते हैं, आपके एग्जाम्पल्स होते हैं यहाँ पे जैसे शुगर केन। ठीक है, शुगर केन आपका इसका एग्जाम्पल है। फिर आपका यहाँ पे रोज आपका एग्जाम्पल है, ग्रेप्स आपके एग्जाम्पल है।
ठीक है, ग्रेप का प्लांट। तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है कि यहाँ पे जैसे मान लो आपने यहाँ पे कोई एक रोज ग्रो किया, ठीक है। अब उस रोज का ना एक पर्टिकुलर हिस्सा आपने यहाँ पे जो आपका यहाँ पे गिरा, उसकी मदद से आपका यहाँ पे एक नया रोज का पेड़ आप यहाँ पे उगा सकते हो, ठीक है, या फिर आप बोलो एक नया रोज यहाँ पे आप उगा सकते हो। तो यहाँ पे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बेसिकली यहाँ पे बोल क्या रहा है यहाँ पे, कि आप यहाँ पे एक नया प्लांट यहाँ पे ग्रो कर सकते हो किसी दूसरे प्लांट के ओल्ड पार्ट के हेल्प से, जो आपका यहाँ पे पहले से डेवलप था। ठीक है, तो ये पॉइंट हमेशा याद रखना कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या बोल रहा है बेसिकली आपका यहाँ पे, कि आप एक नया प्लांट ग्रो कर सकते हो। जो यहाँ पे आप बोल सकते हो यहाँ पे कि आप नया प्लांट यहाँ पे ग्रो कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ जो एक पहले से जो पेड़ खड़ा हुआ है या फिर प्लांट जो खड़ा हुआ है उसके ओल्ड पार्ट से। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको बस यहाँ पे याद रखना है। अब उसके बाद आपको यहाँ पे दे रखा है बर्डिंग। तो देखो बर्डिंग की जब यहाँ पे बात करेंगे तो आपका यहाँ पे एग्जाम्पल आ जाता है हाइड्रा का। ठीक है, अब जैसे आपने यहाँ पे ड्राइंग देखी होंगी, यहाँ पे डायग्राम वगैरह आपने यहाँ पे देखे होंगे हाइड्रा के, कुछ इस तरीके का आपका यहाँ पे हाइड्रा सा बनता है। ठीक है, और यहाँ पे मान लो इसका ये बर्ड है। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम यहाँ पे एक इसका बर्ड है। अब ये जो बर्ड होगा ना, ये आगे आगे जाके यहाँ पे बेसिकली कुछ अलग तरीके से ना एक इंडिविजुअल यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, एक और हाइड्रा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि बेसिकली आपको एक न्यू इंडिविजुअल यहाँ पे देखने को मिल रहा है बर्डिंग के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, एक न्यू इंडिविजुअल ही देखने को मिल रहा है, और जो कि आपके पेरेंट बॉडी में ही ग्रो हो रहा है। ये आपकी क्या है, ये आपकी एक तरीके की पेरेंट बॉडी है। ठीक है, आप इसको किस तरीके से डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, तो यहाँ पे देखो ये पेरेंट बॉडी नहीं है, पेरेंट बॉडी के हेल्प से अलग ग्रो हो रहा है ये। वहीं पे जो यहाँ पे जो ग्रो हो रहा है ये आपके पेरेंट बॉडी के अंदर ही ग्रो हो रहा है। ठीक है, उसमें ही ग्रो हो रहा है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पे इससे रिलेटेड आगे बात करते हैं तो ये आगे जाके बेसिकली आपको पता है यहाँ पे डिटैच हो जाएगा, फिर यहाँ पे वापस से इस हाइड्रा में एक और बर्ड निकलेगा, फिर एक नया हाइड्रा बनेगा, फिर डिटैच हो जाएगा। तो इस तरीके का प्रोसेस आपका यहाँ पे चलता रहता है। ठीक, फिर नेक्स्ट आपको यहाँ पे दे रखा है स्पोर फॉर्मेशन। अब देखो स्पोर फॉर्मेशन भी आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, और यहाँ पे स्पोर्स मतलब यहाँ पे जो आपके बनते हैं ये आपके प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ, तो ये आपके प्रेजेंट होते हैं सेक लाइक स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो ये आपके कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये आपके प्रेजेंट होते हैं स्टेक लाइक स्ट्रक्चर में। और इसका एग्जांपल अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो आपको यहाँ पे एनसीईआरटी में भी इसके रिलेटेड डायग्राम देखने को मिल जाएगा। तो इसका यहाँ पे एग्जांपल होता है, इसका आपका एग्जांपल होता है यहाँ पे राइजोफोरा। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली ये आपका एग्जांपल है, और यहाँ पे ये आपका न्यू ऑर्गेनिज्म यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे जो भी स्पोर्स आपके क्रिएट हो रहे हैं, जर्मिनेट हो रहे हैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर प्रोसेस के थ्रू, उससे आपका एक नया आपका प्लांट बोल लो या फिर आप बोल सकते हो एक नया आपका ऑर्गेनिज्म यहाँ पे क्रिएट होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे प्लांट और ऑर्गेनिज्म दोनों के लिए है, यहाँ पे इसको सिर्फ प्लांट के लिए यहाँ पे कंफ्यूज मत करना। ठीक है, अब ना उसके बाद हम यहाँ पे डी की बात करते हैं, तो डी आपको यहाँ पे दे रखा है रीजनरेशन। अब रीजनरेशन भी आपका एक तरीके का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होने वाला है। फिर उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जैसे मान लो आपका ये कोई एक प्लांट है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी एक प्लांट ले लो आप एग्जाम्पल के तौर पे। जैसे आपका यहाँ पे एग्जाम्पल तो यहाँ पे होता है प्लेनेरिया का। ठीक है, प्लेनेरिया बेसिकली आपका यहाँ पे ये एग्जाम्पल होता है। अब जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि ये आपका प्लेनेरिया का यहाँ पे डायग्राम है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि आप ना इसको ब्रोक करते हो अपने यहाँ पे फ्रेगमेंट्स में। यहाँ पे ये क्या हो रहा है, ये आपका पहला फ्रेगमेंट है, ये आपका दूसरा फ्रेगमेंट है, ये आपका तीसरा फ्रेगमेंट है। फ्रेगमेंट मतलब क्या हो गया यहाँ पे पार्ट। ठीक है, उस पर्टिकुलर प्लांट के आपकी आपने यहाँ पे उसको तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया, और तीन पार्ट को जो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं उसको फ्रेगमेंट बोल रहे हैं। ठीक है, और हर एक फ्रेगमेंट जो आपका होगा या हर एक जो पार्ट होगा आपका, अब वो यहाँ पे एक नया ऑर्गेनिज्म क्रिएट करेगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ रही है कि रीजनरेशन में क्या हो रहा है, उसने एक पर्टिकुलर प्लांट की बॉडी ली, उसको यहाँ पे अलग यहाँ पे डिवाइड किया। ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया। अब नाउ हर एक जो आपका डिफरेंट पार्ट आया उससे एक नया ऑर्गेनिज्म यहाँ पे क्रिएट हुआ। और जो आपका यहाँ पे स्पोर फॉर्मेशन था वो आपका यहाँ पे बेसिकली स्पोर से रिलेटेड है, जो आपका यहाँ पे सेक स्ट्रक्चर में आपके प्रेजेंट होते हैं और यहाँ पे जर्मिनेट करके एक न्यू ऑर्गेनिज्म यहाँ पे बढ़ाते हैं। वहीं पे जो आपका बर्डिंग है ये आपको हाइड्रा में देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपका एक बर्ड होता है क्रिएट, और उसमें एक न्यू इंडिविजुअल हाइड्रा आपको यहाँ पे क्रिएट होता हुआ दिखेगा, जो कि आगे जाके डिटैच हो जाएगा। फिर उस डिटैच हाइड्रा में या फिर उस पुराने वाले हाइड्रा में एक और बर्ड दिखेगा, वहां पे एक और हाइड्रा बनेगा, इंडिविजुअल बनेगा। और ये जितने भी यहाँ पे बनेंगे ये सब आपके यहाँ पे पेरेंट बॉडी के अंदर ही बनेंगे, उसमें ही बनेंगे। वहीं पे जो आपको अभी जैसे मैंने बताया रीजनरेशन, वहां पे तो आप पेरेंट बॉडी को ही एकदम अलग कर रहे हो, फिर न्यू ऑर्गेनिज्म बना रहे हो। वहीं पे जो आपका वेजिटेटिव प्रोवोगेशन है यहाँ पे, तो उसमें आप यहाँ पे क्या कर रहे हो कि आप एक न्यू ऑर्गेनिज्म क्रिएट कर रहे हो यहाँ पे, पुराने ऑर्गेनिज्म के किसी एक पर्टिकुलर ओल्ड पार्ट को लेके, पुराने पार्ट को लेके आप यहाँ पे एक न्यू ऑर्गेनिज्म यहाँ पे क्रिएट कर रहे हो। तो ये सब आपके यहाँ पे डिफरेंसेस हैं यहाँ पे इस सब के। नाउ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि आपको यहाँ पे पूछा गया 2019 में। तो यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है पोलेंस आर प्रोड्यूस्ड इन। ठीक है, तो आपसे बेसिकली पूछा जा रहा है कि जो आपके यहाँ पे पोलेंस होते हैं वो आपके यहाँ पे कहाँ पे बनते हैं, ये चीज बस आपसे यहाँ पे पूछी जा रही है।
तो देखो सबसे पहली चीज तो आपको यहाँ पे ये समझना है कि रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में ना आपका यहाँ पे प्लांट रिप्रोडक्शन भी आपको समझाया गया, साथ ही साथ ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में समझाया गया। पर ज्यादा क्वेश्चंस आपको यहाँ पे प्लांट रिप्रोडक्शन के ऊपर ज्यादा देखने को मिलेंगे। अगर आप कभी भी कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अगर आप देखोगे तो आपको अगर रिप्रोडक्शन से रिलेटेड कभी भी क्वेश्चन आ जाए, यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो आपको ज्यादा चांस यहाँ पे है कि आपको प्लांट से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। तो आपको प्लांट वाला रिप्रोडक्शन का पार्ट आपको तो यहाँ पे अच्छे से करके जाना है, ठीक है। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको ह्यूमन वाला छोड़ देना है, ह्यूमन वाला भी करना है, पर ज्यादा फोकस आपको यहाँ पे प्लांट वाले पार्ट पे देना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम बात करते हैं जो आपको यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं उसके बारे में। तो सबसे पहला आपको यहाँ पे दे रखा है कोरोला। तो देखो ये बेसिकली आपका होता है यहाँ पे जो आपके पेटल्स होते हैं ना, तो पेटल्स को जब हम यहाँ पे एक साथ ग्रुप करते हैं तो उस पर्टिकुलर ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे क्लोरा बोलते हैं, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे इसको क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे बेसिकली, कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ऑल दी पेटल्स, ठीक है। तो बेसिकली जितने भी आपके यहाँ पे पेटल्स होंगे यहाँ पे जो आपका फ्लावर होगा उसके अंदर, तो उन सारे पेटल्स को यहाँ पे मिला के मैं यहाँ पे क्या बुला बुला सकता हूँ, तो मैं उसको बुला सकता हूँ यहाँ पे कोरोला, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। फिर नेक्स्ट आपको यहाँ पे दे रखा है स्टाइल। अब देखो स्टाइल जो होता है आपका यहाँ पे प्रेजेंट होता है सेंटर में, ठीक है। सेंटर ऑफ फ्लावर में आपका यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे होने वाला है ये, ठीक। उसके साथ साथ यहाँ पे ये बेसिकली एक तरीके से यहाँ पे आपकी हेल्प करता है पोलन को कंटेमिनेशन से बचाने में, ठीक है। कंटेमिनेशन से बचाने में। अब कंटेमिनेशन मतलब यहाँ पे क्या होगा, मतलब आप यहाँ पे इन्फेक्ट कर रहे हो इसको, ठीक है। यहाँ पे मतलब आप एक तरीके से इसको यहाँ पे खराब कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे इसको खराब कर रहे हो, इन्फेक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज बस इंपॉर्टेंट है जो आपको यहाँ पे याद रखनी है कि आपका जो स्टाइल है ये आपका प्रेजेंट होता है सेंटर ऑफ फ्लावर में, ठीक है। ये आपका कहाँ प्रेजेंट होता है, सेंटर ऑफ फ्लावर में प्रेजेंट होता है। और अगला पॉइंट कि आपके जो पोलन्स होते हैं उसको कंटेमिनेशन से यहाँ पे ये चीज बचाती है, ठीक है। एक तरीके से ये बफर की तरह यहाँ पे काम करता है इसका, ठीक है, प्रोटेक्शन की तरह काम करता है। फिर अगर हम नेक्स्ट में बात करते हैं वो आपका यहाँ पे होने वाला है यहाँ पे स्टिग्मा। तो देखो स्टिग्मा आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे टॉप ऑफ फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर, ठीक है, टॉप ऑफ फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर। तो अगर हम इसके बारे में बात करते हैं, आपको पता होगा यहाँ पे फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर क्या होता है, यहाँ पे पिस्टल होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। तो ये आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे टॉप पे उस पर्टिकुलर फीमेल पार्ट के। और अगर हम उसके बाद नेक्स्ट की बात करते हो तो नेक्स्ट आपको यहाँ पे दे रखा है एंथर। तो देखो जो एंथर होता है बेसिकली आपका यहाँ पे, तो ये आपका क्या प्रोड्यूस करता है यहाँ पे, ये बेसिकली आपका यहाँ पे प्रोड्यूस करता है मेल सेक्स सेल्स को, ठीक है। तो ये आपका किसको प्रोड्यूस करता है, ये आपका प्रोड्यूस करता है मेल सेक्स सेल्स को। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको यहाँ पे याद रखना है। ये सब इसकी यहाँ पे फंक्शनैलिटीज है जो आपको यहाँ पे दे रखी है, ठीक है। अब हम नाउ इसके आंसर के ऊपर बात करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन एंथर। तो इसका यहाँ पे जो आपको मैं अभी अभी मैंने यहाँ पे जैसे बोला कि आपका जो एंथर होता है बेसिकली ये आपका क्या प्रोड्यूस करता है, आपका मेल सेक्स सेल्स आपके यहाँ पे ये प्रोड्यूस करता है। और यहाँ पे ये एक तरीके से आपका यहाँ पे पोलन प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली आपका यहाँ पे इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये एक तरीके से मेल सेक्स सेल्स आपके यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके यहाँ पे होने वाला है। ये बहुत ज्यादा, ये आप इसको स्टार मार्क कर लो, जितना ज्यादा स्टार मार्क कर सकते हो आपके ऊपर, कि यहाँ पे ये रिप्रोडक्शन से आपसे यहाँ पे प्लांट से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चंस आपसे यहाँ पे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन तो अच्छे समझ में आ गया होगा। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि आपसे यहाँ पे पूछा गया है 2020 में। तो यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओव्यूल एंड ओवरी सब्सिक्वेंटली डेवलप टू फॉर्म व्हाट, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली आपको इन दोनों के रिस्पेक्ट में आपको बताना है कि यहाँ पे ये आगे जाके किस चीज में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। आप इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो फर्टिलाइजेशन होने के बाद। अब देखो फर्टिलाइजेशन बेसिकली आपका यहाँ पे एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे जो आपके स्पर्म सेल्स होते हैं ना वो आपके फ्यूज करते हैं एग के साथ जो आपका ओव्यूल में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे याद रखना कि जो आपके यहाँ पे एग प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे ओव्यूल्स में, ठीक है, ओव्यूल्स के अंदर यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, आपके एग प्रेजेंट होते हैं। इनके साथ आपका यहाँ पे फ्यूज करता है यहाँ पे स्पर्म सेल, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो बेसिकली फर्टिलाइजेशन में हो क्या रहा है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन आपका एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे स्पर्म सेल जो आपके होते हैं वो आपके फ्यूज करते हैं, कॉन्टेक्ट में आपके आते हैं एग के साथ। जो आपका एग जो है वो आपका प्रेजेंट होता है ओव्यूल्स के अंदर, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना। फिर अगर हम इसके रिस्पेक्ट में आगे बात करते हैं यहाँ पे, तो देखो जो आपका यहाँ पे ओवरी होगा ना तो ये आपका बनता है यहाँ पे आगे जाके फ्रूट, ठीक है। तो ये आगे जाके आपका क्या बनता है, ये आपका बनता है यहाँ पे फ्रूट, ठीक है। फिर नेक्स्ट चीज आपको यहाँ पे पता होना चाहिए वो है आपका यहाँ पे कि जो आपका ओव्यूल होता है ये आपका आगे जाके बनता है सीड, ठीक है। तो ओव्यूल आपका आगे जाके बनेगा सीड, ओवरी आपका बनता है यहाँ पे फ्रूट। अब देखो जो आपका यहाँ पे ओव्यूल है
जो आपका सीड बन रहा है आगे जाके, तो उस सीड में ना आपकी एक अनडेवलप्ड प्लांट आपका प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे एम्ब्रियो, ठीक है। तो यहाँ पे सीड के अंदर आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, आपको देखने को मिलता है यहाँ पे एम्ब्रियो, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक। अब उसका नेक्स्ट चीज आपका यहाँ पे आ जाता है कि जो आपकी ओवरी होती है बेसिकली वो आपकी यहाँ पे सराउंड होती है ओव्यूल्स के साथ, ठीक है। तो आपकी जो ओव्यूल्स होते हैं वो आपके ओवरी को सराउंड करके रखते हैं, ठीक है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके अलावा आपको मैं ऑलरेडी यहाँ पे बता चुका हूँ कि यहाँ पे जो आपके स्टेमिन होते हैं, तो ये आपका होता है यहाँ पे मेल पार्ट, ठीक है, मेल पार्ट या फिर आप बोलो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। वहीं पे जो आपकी पिस्टल होता है, यहाँ पे जो पिस्टल है वो आपका होता है यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव प्लांट रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। तो ये दो पॉइंट भी आपको यहाँ पे जरूरी है जो आपको यहाँ पे याद रखने हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ प्लांट आपके ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ यूनिसेक्सुअल होते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे उनमें सिर्फ एक चीज प्रेजेंट होगी या तो दोनों चीज नहीं प्रेजेंट होंगी, जो जिसमें दोनों चीज प्रेजेंट है वो आपका बाइसेक्सुअल हो जाएगा, ठीक है। अब यूनिसेक्सुअल जो होते हैं बेसिकली आपके या तो उसमें स्टेमेन होगा या फिर आपका पिस्टल होगा, जो भी आप यहाँ पे बोल सकते हो, पर यूनिसेक्सुअल में मतलब एक चीज प्रेजेंट होगी इन दोनों में से, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसके आंसर से रिस्पेक्ट में अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे आपको क्लियरली देखने को मिलेगा कि यहाँ पे आपसे वही बोला जा रहा है कि आपका ओव्यूल अब आपका क्या डेवलप हो जा रहा है, वो आपका बन जा रहा है सीड। तो सबसे पहला आपका यहाँ पे सीड आना चाहिए था, तो बी, और ये आपका यहाँ पे ये तो हो गया था गलत, ठीक है। तो सीड आपका यहाँ पे आ जाएगा। फिर ओवरी जो है वो आगे जाके डेवलप हो रहा है फ्रूट में, तो अभी आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि आपका पहला ऑप्शन आपका यहाँ पे एकदम करेक्ट है, क्योंकि वो फ्लावर नहीं बनेगा, वो क्या बनेगा आपका यहाँ पे फ्रूट बनेगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो अभी तक मैंने जो भी आपको यहाँ पे रिप्रोडक्शन में क्वेश्चंस कराए, आपको यहाँ पे क्लियरली देखने को मिल रहा है कि आपको यहाँ पे ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम से ज्यादा एज सच क्वेश्चन नहीं मिला है कोई भी। आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको किससे देखने को मिल रहा है, यहाँ पे प्लांट के रिप्रोडक्शन सिस्टम से देखने को मिल रहे हैं। तो आपको यहाँ पे ये वाला पार्ट पे सबसे ज्यादा फोकस करना है रिवीजन के टाइम पे, ठीक है। वो भी आपको रिवाइज करना है, मैं ये नहीं बोल रहा वो नहीं करना है, वो भी आपको करना है, पर इस पे आपको ज्यादा कंसेंट्रेशन देना है, ठीक है। मतलब इसको ज्यादा फोकस में लेना है, ठीक। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या ऑप्शन नंबर यहाँ पे अपना राइट आंसर है। नाउ चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, जो कि हमारे यहाँ पे होने वाला है लाइफ प्रोसेसेस। तो देखो इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है वो आपसे यहाँ पे पूछ रहा है 2023 का यहाँ पे क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपसे यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि फॉर द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, एंजाइम सच एज अमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज आर रिक्वायर्ड। मतलब यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि अगर आपको यहाँ पे डाइजेशन करना है यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और फैट का, तो इस केस में आपको यहाँ पे कुछ एंजाइम्स की जरूरत होती है। उन एंजाइम्स के यहाँ पे नाम भी आपको दे रखे हैं, अमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। अब यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है ना, जो आपको यहाँ पे पहली 3 लाइन में दे रखी है, बेसिकली आपको एक हिंट दे रखा है, ठीक है। अब देखो उसके बाद आपको यहाँ पे क्या बोल रखा है, आपसे यहाँ पे बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो ये अमाइलेज वगैरह ये सब है, ये आपके सेक्रीट होते हैं डिओडम में, किसके थ्रू। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो ये डिओडेनम है, तो डिओडेनम बेसिकली आपका यहाँ पे इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, ठीक है। इंटेस्टाइन का यहाँ पे क्या होता है, इंटेस्टाइन का यहाँ पे पार्ट होता है जो कि आपके यहाँ पे डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। हेल्प इन डाइजेशन आपका यहाँ पे इसका एक तरीके से फंक्शन आप इसको बोल सकते हो, ठीक। अब जो आपको यहाँ पे पहली 3 लाइन दे रखी है, इसलिए मैंने आपको बोला कि ये आपका ये हिंट है, क्योंकि अगर आपको ये पता हो कि आपका जो पेनक्रियाटिक जूस होता है उसमें ही आपके यहाँ पे अमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज आपको बोली जा रही थी, तो यहाँ पे इसको सेक्रेट कौन करेगा यहाँ पे इन तीनों आपके यहाँ पे एंजाइम्स को, तो आपका आंसर होगा यहाँ पे पेनक्रियाटिक जूस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम सबको पहले डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, सबसे पहला आपको यहाँ पे दे रखा है अमाइलेज, ठीक है। तो अमाइलेज की अगर हम यहाँ पे बात करें, तो देखो ये आपकी बेसिकली हेल्प किस में करता है यहाँ पे, तो ये आपकी हेल्प करता है डाइजेशन करने में कार्बोहाइड्रेट को, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ, कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में आपकी यहाँ पे हेल्प करता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऊपर डाइजेशन लिख दे रहा हूँ, क्योंकि तीनों का यहाँ पे हेल्प करने का, काम करने का, यहाँ पे जो फंक्शन करने का यहाँ पे जो है, वो यहाँ पे डाइजेशन का ही फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला वाला आपका है अमाइलेज, जो आपका हेल्प करता है डाइजेशन करने में कार्बोहाइड्रेट को। दूसरा आपका है यहाँ पे जो दे रखा है वो है आपका यहाँ पे ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन आपका यहाँ पे हेल्प करता है प्रोटीन को डाइजेशन करने में, ठीक है। और तीसरा जो आखिरी आपको यहाँ पे दे रखा है वो आपको दे रखा है यहाँ पे लाइपेज। तो लाइपेज आपकी हेल्प करता है यहाँ पे फैट को डाइजेस्ट करने में। तो अगर आप देखो ये इसी फॉर्मेट में आपको यहाँ पे दे रखा था, तो उसको ही आपको यहाँ पे मैच कर लेना था, कार्बोहाइड्रेट, अमाइलेज, प्रोटीन, ट्रिप्सिन और फैट वाला आपका हो जाएगा यहाँ पे लाइपेज, ठीक है। अब आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ रही है। अब उसके बाद जो आपको यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा है वो उसकी बात कर लेते हैं। तो प्लाज्मा तो हम यहाँ पे पिछले 2 वीडियो से डिस्कस करते आ रहे हैं, आपका एक ब्लड का पार्ट होता है और बहुत कुछ हमने यहाँ पे इससे रिलेटेड डिस्कस किया है, ठीक है। अब ना इसके अगर हम बात करते हैं यहाँ पे बाइल की, तो बाइल बेसिकली आपका एक तरीके का क्या होता है, यहाँ पे ये जूस होता है जो आपका यहाँ पे हेल्प करता है फैट को डाइजेस्ट करने में, या फिर आप बोलो यहाँ पे इसको ब्रेक डाउन करने में, ठीक है।
तो यहाँ पे किस में हेल्प करता है, ये आपका यहाँ पे हेल्प करता है ब्रेक डाउन करने में फैट को। ठीक है, ब्रेक डाउन ऑफ फैट करने में यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे इसकी हेल्प करता है यहाँ पे। ठीक है, और बाइल आपका यहाँ पे किस में प्रेजेंट होता है, तो ये आपका प्रेजेंट होता है यहाँ पे लिवर में। ठीक है, तो ये पॉइंट भी सब आपको यहाँ पे समझ के चलने हैं और यहाँ पे इसको नोट डाउन करते हुए चलना है। अब ना उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं लाइम्फ की, तो देखो लाइम्फ की अगर हम यहाँ पे बात करें, तो सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज जो आपको यहाँ पे याद रखनी है कि ये एक तरीके का क्या होता है, यहाँ पे ये फ्लूइड होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बेसिकली किसकी बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे लाइम की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो लाइम आपका क्या होता है, एक तरीके का यहाँ पे एक फ्लूइड होता है, जो कि आपको एक तरीके से यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है, या फिर आप बोल दो यहाँ पे कि आपका प्रोटेक्शन कर रहा है। ठीक है, जो कि क्या कर रहा है, आपका प्रोटेक्शन कर रहा है, और ये आपका यहाँ पे WBC से बनता है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब इसका यहाँ पे फंक्शनैलिटी क्या है, तो यहाँ पे इसकी फंक्शनैलिटी है यहाँ पे बेसिकली ट्रांसपोर्ट की। किसको ट्रांसपोर्ट करता है, यहाँ पे ये O2 को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, ऑक्सीजन वगैरह को ट्रांसपोर्ट करता है, यहाँ पे ये हॉर्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करता है। साथ ही साथ आपके यहाँ पे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जरूरी जिस पार्ट पे भी, तो वहां पे ये न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाता है। ठीक है, तो ये सब आपका यहाँ पे क्या है, ये फंक्शन है। ठीक, अब इसके बाद अगर हम यहाँ पे इम्पोर्टेंट की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ पे जो लाइम पे आपका बेसिकली वो एक एक तरीके से आपका फ्लूइड है, जो कि आपका एक्स्ट्रा प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी हमेशा याद रखना कि ये एक तरीके का आपका ये क्या है, एक एक्स्ट्रा आपका एक्स्ट्रा फ्लूइड है, जो कि आपका यहाँ पे एक तरीके से यहाँ पे कलेक्ट होता है आफ्टर, जो आपके सेल्स और टिश्यूज में जो आपके बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, जो उस पर्टिकुलर फ्लूइड को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये याद रखना है यहाँ पे कि जब यहाँ पे ऐसा फ्लूइड जो आपकी जो कैपिलरीज है, ठीक है, तो यहाँ पे जो आपकी जो कैपिलरीज है बेसिकली यहाँ पे वो अगर इस एक पर्टिकुलर फ्लूइड को यहाँ पे एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, तो उस पर्टिकुलर फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे लाइम्फ बोलते हैं, जो कि आपका WBC से बनता है, जो आपका प्रोटेक्शन में हेल्प कर रहा है, इम्यून सिस्टम में आप इसको बोल सकते हो। और इसका काम क्या है, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करना O2 हार्मोन न्यूट्रिएंट्स वगैरह को। ठीक है, तो यहाँ पे आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, और लाइम्फ का कॉन्सेप्ट भी आपको यहाँ पे समझ में आ गया हो। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे 2023 में यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पे आपसे क्या बोल रहा है, द लाइम्फ इज मेनली फॉर्म फ्रॉम द प्लाज्मा ऑफ ब्लड एंड इट सराउंड्स द सेल। द मेन डिफरेंस बिटवीन ब्लड एंड लाइम्फ इज, तो आपसे बेसिकली यहाँ पे डिफरेंस पूछा जा रहा है यहाँ पे लाइम्फ और ब्लड के बीच में। तो देखो ब्लड तो हम लोग यहाँ पे इतने टाइम से डिस्कस करते आ रहे हैं, पहले मैं आपको यहाँ पे लाइम बता दे रहा हूँ, लाइम भी मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, पर वापस आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। तो जो आपका यहाँ पे लाइम्फ होता है, ये आपका एक तरीके का एक्स्ट्रा फ्लूइड है। इसी को हम लोग यहाँ पे एक और नाम से जानते हैं, वो हम लोग बोलते हैं यहाँ पे इसको टिश्यू फ्लूइड। ठीक है, तो ये भी नाम आपको यहाँ पे याद रखना है। अब जो ये आपको पता होगा कि आपकी जो कैपिलरीज होती है ना, कैपिलरीज में आपके यहाँ पे कुछ कुछ छेद होते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे पोर्स होते हैं, जिसको हम लोग यहाँ पे हिंदी में छेद बोलते हैं। तो उन छेद के थ्रू आपका कुछ अमाउंट ऑफ प्लाज्मा, कुछ अमाउंट ऑफ प्रोटीन जो होता है, वो यहाँ पे उससे बाहर निकल जाता है कैपिलरीज से। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे उन सब का जो कलेक्शन होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे लाइम बोलते हैं, जो आपका एक तरीके का एक्स्ट्रा फ्लूइड प्रेजेंट है। और इसकी फंक्शनैलिटी क्या है, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन करने की। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन, हार्मोन्स, प्रोटीन, न्यूट्रिएंट्स वगैरह, इन सबको यहाँ पे ये एक जगह से दूसरे जगह यहाँ पे ये पहुंचाता है, ये इसकी यहाँ पे फंक्शनैलिटी है। ठीक, अब यहाँ पे जो राइट आंसर है वो आपको यहाँ पे याद रखना है, वो है आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, जो कि आपको यहाँ पे दे रखा है, लाइम डज नॉट कंटेन RBC। तो देखो ये टाइप का जो क्वेश्चन है ना, इस तरीके का क्वेश्चन आपको यहाँ पे एक बार पहले CDS में आ चुका है, और उसमें यहाँ पे ये जो बाकी ऑप्शंस है ना, उनमें से ए ऑप्शन जो था आपका यहाँ पे उस थोड़ा आपका यहाँ पे मैच कर रहा था उस पर्टिकुलर ऑप्शन के साथ। ठीक है, जो आपका यहाँ पे CDS में क्वेश्चन आया था उसके पास। तो जो CDS में जो क्वेश्चन आया था, ये डायरेक्टली आपका NCERT बेस्ड क्वेश्चन था, तो वहां पे आप इजीली आंसर निकाल पा रहे थे, और बाकी सारी स्टेटमेंट आपकी क्योंकि गलत थी, तो उसके थ्रू आप अगर देखोगे तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, पर यहाँ पे मैं आपको बस यही चीज बोल रहा हूँ कि यहाँ पे ये जो आपकी पहली लाइन है ना, पहला ऑप्शन है, ये आपको हमेशा याद रखना है कि जो आपका लिम्फ होगा, ये इसमें आपको RBCs देखने को नहीं मिलते। जैसा मैंने आपको यहाँ पे बताया था, लिम्फ आपका बेसिकली यहाँ पे WBC से यहाँ पे क्रिएट होता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये पॉइंट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो इसलिए यहाँ पे जैसे आपको बी ऑप्शन दे रखा है कि डज नॉट कंटेन WBC, तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि यहाँ पे जो आपका लाइम्फ होता है, ये आपका क्रिएट होता है WBC से ही। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन तो वैसे ही गलत है। फिर अगला आपसे बोल रहा है कि कंटेन बोथ RBC, तो RBC तो कंटेन करता ही नहीं है, तो यहाँ पे ये भी गलत हो जाएगा। फिर डी आपसे बोल रहा है कि यहाँ पे लाइम्फ जो होता है डज नॉट कंटेन एनी सेल, तो अब ये तो गलत है, क्योंकि WBC तो यहाँ पे अपने पास यहाँ पे कंटेन करता ही है, मतलब यहाँ पे वो रखता ही है, उससे ही यहाँ पे वो बन रहा है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे इसमें आपको WBC की दिखेंगे दिखेंगे पर आपको RBC नहीं दिखेंगे। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया हो।
तो यहाँ पे ये जो लाइम्फ वाला टॉपिक है ना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको भी ज़रूर आप यहाँ पे पढ़ के जाना, ठीक है? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है अपना यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। नाउ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी आपको यहाँ पे 2023 में यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है, इन ह्यूमंस यूरिया इज मेनली फॉर्म्ड फ्रॉम द मेटाबॉलिज्म ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ फूड, ठीक है? तो यहाँ पे बेसिकली आपसे पूछ रहा है कि आपका यहाँ पे जो यूरिया होता है वो आपका किससे बनता है, ठीक है? यहाँ पे किसके मेटाबॉलिज्म से बनता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे अमीनो एसिड, जिसको हम लोग यहाँ पे प्रोटीन्स के नाम से भी हम लोग यहाँ पे जानते हैं, ठीक है? तो अमीनो एसिड बेसिकली आपके जो होते हैं, आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कंबाइन करके प्रोटीन्स बनाते हैं। तो आपको यहाँ पे कहीं प्रोटीन अगर दिख जाए या फिर अमीनो एसिड्स दिख जाए, ठीक है? यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि आपको अमीनो एसिड की जगह प्रोटीन ऑप्शन में दे दिया जाए, तो उस केस में भी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वो, ठीक है? और यहाँ पे ये क्वेश्चन भी जो है, ये आपके सीडीएस 2022 में आपका एक क्वेश्चन आया था, उससे ही यहाँ पे डायरेक्टली बस ऑप्शन को थोड़ा यहाँ पे चेंज करके वहाँ पे आपको प्रोटीन दिया हुआ था, यहाँ पे आपको अमीनो एसिड दे रखा है। तो इसलिए मैं आपसे बार-बार बोल रहा हूँ कि आपको है ना यहाँ पे सीडीएस के पीवाईक्यूज भी ज़रूर देख के जाने, क्योंकि आपको यहाँ पे हूबहू सेम क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है, या फिर सेम क्वेश्चन देखने की जगह आपको यहाँ पे बस ऑप्शन डिफरेंट मिल जाएंगे पर क्वेश्चन सेम होगा, या फिर आपके ऑप्शन से रिलेटेड आपको यहाँ पे एक नया क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा जो आपको यहाँ पे प्रीवियसली ऑप्शन दे रखे हैं उनसे, ठीक है? अब देखो बाकी चीजें अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, जैसे फैटी एसिड्स है, तो जो यहाँ पे हम फैट की बात करते हैं जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, तो उसी की हम यहाँ पे बात करें, वो आपका होता है फैटी एसिड्स वगैरह, ठीक है? फिर जो आपके यहाँ पे विटामिन होते हैं, तो जब हम यहाँ पे विटामिन की बात करते हैं, तो विटामिन आपकी एक तरीके के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि हमारे लिए हमें मतलब हमें एक तरीके से एसेंशियल है वो हमारे लिए, मतलब हमें यहाँ पे हर एक जो छोटी छोटे क्वांटिटी में, स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी में हमें यहाँ पे उसको चाहिए होता है। अब यहाँ पे जो आपका विटामिन वाले चैप्टर है वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अलग-अलग तरीके के आपके यहाँ पे विटामिन्स हैं जो आपको यहाँ पे चाहिए होते हैं, और ये हमारे हमारे लिए बेसिकली अगर हम बात करते हैं स्पेशली हमारे लिए, तो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ये, ठीक है? नाउ इसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं ग्लूकोज़ की, जो आपको यहाँ पे दे रखा है, तो आपको यहाँ पे इसका केमिकल फ़ॉर्मूला तो पता ही होगा, यहाँ पे वो होता है C6H12O6, ठीक है? तो यहाँ पे ये होता है इसका केमिकल फ़ॉर्मूला, और ये एक तरीके का आपका यहाँ पे एक आपका शुगर है, या फिर आप बोल सकते हो यहाँ पे शुगर सब्स्टिट्यूट है, ठीक है? तो ये भी आप इस तरीके से इसको बोल सकते हो, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। और ग्लूकोज़ से रिलेटेड अभी आगे आपको क्वेश्चन और आएँगे, क्योंकि मैंने एक सेपरेट ही टॉपिक बना दिया है, तो उसमें आपको यहाँ पे इससे रिलेटेड और भी चीज़ें पता चल जाएँगी, ठीक है? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर था यहाँ पे अमीनो एसिड, जिसको हम यहाँ पे प्रोटीन्स भी बोलते हैं, जो कि आपके अमीनो एसिड्स आपके एक तरीके के मॉलिक्यूल होते हैं, जो कि कंबाइन करके आपके यहाँ पे प्रोटीन्स बनाते हैं। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया हो। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रखा है, 2020 का यहाँ पे क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग द एक्चुअल प्लेस ऑफ गैसियस एक्सचेंज इज, कहाँ पे आपका ऐसी कौन सी एक्चुअल प्लेस है, मतलब ऐसी कौन सी प्लेस है जहाँ पे सही में गैस का एक्सचेंज होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है रेस्पिरेशन सिस्टम में, ठीक है? तो आपका राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एल्वोलोई। तो देखो एल्वियोली बेसिकली आपका होता क्या है, तो एल्वियोली बेसिकली आपके यहाँ पे टाइनी बैलून शेप स्ट्रक्चर होते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे एक तरीके के बैलून शेप स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ये बैलून शेप्ड के आपके यहाँ पे आप बोल सकते हो ऑर्गेन बोल लो, या फिर आप बोल सकते हो यहाँ पे इसको, ठीक है? और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये सबसे छोटा आपका यहाँ पे एरिया होता है जहाँ पे एक्चुअल में जो आपका गैस एक्सचेंज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? तो यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन पूछा गया है, तो उस केस में आपका यहाँ पे जो राइट आंसर है वो आपका यहाँ पे होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, एल्वियोली। ये आपके बैलून शेप्ड स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, बैलून शेप में आपको प्रेजेंट देखने को मिलेंगे यहाँ पे ह्यूमन बॉडी में। और इसके अगर हम आगे बात करते हैं यहाँ पे, तो जैसे अगर आपको पता है यहाँ पे जो आपका रेस्पिरेशन होता है, तो रेस्पिरेशन बेसिकली हम यहाँ पे ब्रीदिंग की बात करें, तो ब्रीदिंग आपका एक तरीके का इनवॉलेंट्री आपका मूवमेंट होता है। इनवॉलेंट्री मतलब क्या होता है कि हमारा उस पे हक नहीं है। मतलब जैसे आपका होता है ना, कुछ आपकी ऐसी चीजें होती हैं जो जब आप चाहो तब आप उसको चला सकते हो, ठीक है? जब आप ना चाहो तब आप यहाँ पे उसको नहीं यूज करोगे। अब जैसे अगर हम इनवॉलेंट्री की बात करते हो, जो जैसे आप यहाँ पे आंखें झपकाते हो, मतलब ऐसे आपकी जो पलकें हैं, मतलब ऐसे आप बंद चालू होती है खुद ही खुद, तो वो आपकी यहाँ पे वो एक तरीके से इनवॉलेंट्री, आप यहाँ पे अगर आप खुद से भी करने चाहोगे तो आप कुछ समय तक ही उसको कर पाओगे, उसके ज़्यादा आप यहाँ पे नहीं कर पाओगे, ठीक है? वहीं पे अगर हम बात करते हैं, जैसे आपकी हैंड मूवमेंट हो गई, पैरों की मूवमेंट हो गई, तो ये सब आपके यहाँ पे वॉलेंट्री हो गई कि जब आप चाहोगे तब आप यहाँ पे अपने हाथों को घुमा सकते हो, मूवमेंट करा सकते हो। सेम चीज़ आपके यहाँ पे पैरों के लिए भी हो जाएगी, ठीक है? तो पर आपके यहाँ पे जो इनवॉलेंट्री होती है वो ऐसी मूवमेंट्स होती है जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं होता, ठीक है? ना उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो देखो रेस्पिरेशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं यहाँ पे आपके लंग्स, ठीक है? लंग्स आपका एक तरीके का, इसको समझ लो आप यहाँ पे, ये प्राइमरी ऑर्गन है आपका यहाँ पे ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में, ठीक है?
अब देखो रेस्पिरेटरी सिस्टम के आपके बहुत ज़्यादा पार्ट्स हैं, उनमें से आपको यहाँ पे ये 4 आपको पार्ट्स दे रखे हैं बेसिकली, जिसमें से हमने यहाँ पे सी ऑप्शन डिस्कस कर लिया यहाँ पे एल्वियोली, ठीक है? तो एल्वियोली की हमने यहाँ पे ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अब उसके अलावा जो आपको यहाँ पे दे रखा है, जैसे आपको यहाँ पे नेसल पैसेज दे रखा है, तो नेसल पैसेज में आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे यहाँ पे हेयर, ठीक है? और साथ ही साथ आपको यहाँ पे म्यूकस भी देखने को मिलता है, जो कि आपका यहाँ पे हेल्प करता है फ़िल्टर करने में, ठीक है? तो यहाँ पे किसमें हेल्प करता है? यहाँ पे फ़िल्टर करने में हेल्प करता है किसकी? जो भी आप यहाँ पे एयर कंज्यूम कर रहे हो उसको, ठीक है? तो एयर को आपको यहाँ पे अगर फ़िल्टर करना है तो बेसिकली यहाँ पे ये हेयर और म्यूकस आपकी हेल्प करते हैं, जो कि आपके प्रेज़ेंट होते हैं नेसल पैसेज में, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अब यहाँ पे फ़िल्टर करने से मतलब क्या है कि यहाँ पे जो आप एयर ले रहे हो, उसके साथ आपको यहाँ पे डस्ट और साथ ही साथ आप यहाँ पे क्या लेते हो, डस्ट ले लेते हो अपने साथ, ठीक है? एयर जैसे आप कंज्यूम करते हो, तो एयर के साथ साथ आप यहाँ पे डस्ट भी कंज्यूम कर रहे होते हो, तो उसको फिल्टर आउट करने में ये आपकी हेल्प करते हैं, ठीक है? फिर आपको नेक्स्ट दे रखा है यहाँ पे ब्रोंकी। तो देखो ब्रोंकी जो है आपका यहाँ पे बेसिकली ये आपका एक तरीके का ट्रैकिया का पार्ट होता है, ठीक है? जो आपको यहाँ पे थर्ड लास्ट ऑप्शन बेसिकली जो दे रखा है, तो ये आपका क्या होता है यहाँ पे ट्रैकिया का पार्ट होता है। यहाँ पे इसको डिवाइड करके जब हम ट्रैकिया को डिवाइड करते हैं तब आपका यहाँ पे ब्रोंकाई बनता है, ठीक है? तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको यहाँ पे याद रखना है। और जो आपका ट्रैकिया होता है तो ये एक तरीके का आपका यहाँ पे लॉन्ग ट्यूब होता है, ठीक है? जिसको आप यहाँ पे जब डिवाइड करोगे तब आपका यहाँ पे ब्रोंकाई बनेगा। और नेसल पैसेज में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, और एल्वियोली की भी हम यहाँ पे हम अच्छे से बात कर चुके हैं, ठीक है? तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर कोई भी डाउट होता है किसी भी चीज़ में तो आप यहाँ पे ज़रूर कमेंट डाउन कर लेना। और अगर अभी तक आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना। और अगर आप यहाँ पे नए हो तो प्लीज़ इसको चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रखा है 2018 का यहाँ पे क्वेश्चन है आपसे। यहाँ पे उसमें बोला जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म इन प्लांट्स इज करेक्ट, ठीक है? तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के रिस्पेक्ट में प्लांट्स के अंदर कौन सी स्टेटमेंट आपकी यहाँ पे करेक्ट है? तो देखो पहला आपसे बोल रहा है कि डिफ्यूजन ऑफ आयंस एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन रिक्वायर्स एनर्जी। तो अब ये आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे देखो डिफ्यूजन हमने यहाँ पे पढ़ रखा है, आपका क्या होता है यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन से जब आप यहाँ पे लो कंसंट्रेशन की तरफ यहाँ पे मूव करते हो, बेसिकली जो आपके यहाँ पे जो आपकी जैसे गैसेस वगैरह हो गई या पानी वगैरह हो गया, तो आपका यहाँ पे हमेशा ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन हमेशा यहाँ पे ये मूव करता है। और हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि डिफ्यूजन का एक स्पेशल केस होता है जिसको हम यहाँ पे ऑस्मोसिस बोलते हैं, और ऑस्मोसिस आपका वाटर से रिलेटेड होता है। पर दोनों में ही आपको यहाँ पे याद रखना है कि दोनों ही केसेस में आप यहाँ पे चीजों को हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाते हुए देखते हो, ठीक है? तो जब उस केस में हम बात करेंगे तो उस केस में हमें यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ठीक है? तो ये पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है। अब दूसरा आपसे बोल रहा है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट रिक्वायर्स एनर्जी। अब यहाँ पे जब हम इसकी बात करेंगे ना, तो ये बेसिकली आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि जो आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, अब देखो यहाँ पे ये जो टर्म है ना एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसी से आप यहाँ पे आंसर बता पाओगे। तो देखो एक्टिव ट्रांसपोर्ट आपका क्या होता है, जहाँ पे आप मॉलिक्यूल्स को चीजों को आप बेसिकली सेल मेम्ब्रेन के आर पार भेजते हो, लो कंसेंट्रेशन से हाई कंसेंट्रेशन की तरफ, ठीक है? तो एक्टिव आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, जहाँ पे आप लो कंसेंट्रेशन से हाई कंसेंट्रेशन की तरफ आप चीजों को भेजते हो थ्रू सेल मेम्ब्रेन, ठीक है? ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, थ्रू सेल मेम्ब्रेन आप यहाँ पे भेजते हो, ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक? तो इसलिए आपको यहाँ पे एनर्जी की क्या होगी, यहाँ पे रिक्वायरमेंट आपको यहाँ पे जरूर देखने को मिलेगी, क्योंकि सीधी सी बात है आप हमेशा आप जनरली हाई से लो की तरफ जाते हुए देखते हो चीजों को, पर अगर आपको लो से हाई भेजना है तो उस केस में आपको यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है? फिर सी ऑप्शन आपसे बोल रहा है सेल्स कंजर्व एनर्जी एंड नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो ये बेसिकली आपका फर्स्ट वाले की तरह आप बोल सकते हो यहाँ पे बन रहा है यहाँ पे। तो ये भी आपका यहाँ पे क्या होने वाला है, गलत स्टेटमेंट आपकी यहाँ पे ये हो जाएगी, क्योंकि आपको यहाँ पे इस केस में अगर हम बात करते हैं तो आपको क्या बोल रखा है कि सेल कंजर्व करते हैं एनर्जी, और हमें यहाँ पे कोई भी एनर्जी की जरूरत नहीं है ट्रांसपोर्ट करने के लिए आयंस और स्मॉल आयंस को अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है? मतलब हाई से लो जाने की जगह अगर हम लो से हाई जाएंगे तो हमें एनर्जी की जरूरत नहीं है, तो ये इसलिए आपका यहाँ पे ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें एनर्जी की जरूरत होती है, ठीक है, लो से हाई जाने में। फिर डी ऑप्शन क्या बोल रहा है कि सेल डू नॉट ट्रांसपोर्ट आयंस अक्रॉस देयर मेम्ब्रेन एज दीज आर चार्ज मॉलिक्यूल्स। अब ये आपका गलत है, क्योंकि आपके यहाँ पे जो सेल्स होते हैं बेसिकली ये ट्रांसपोर्ट करते हैं, हम यहाँ पे पहले ही मतलब यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं हम लोग यहाँ पे कि हाई से लो आपको यहाँ पे जाते हुए चीजें दिखेंगी। तो ये आपका बेसिकली आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है? तो आपका करेक्ट कौन सा है, वो है आपका यहाँ पे बी ऑप्शन एक्टिव ट्रांसपोर्ट वाला। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आप यहाँ पे क्योंकि लो से हाई कंसेंट्रेशन की तरफ जा रहे हो तो आपको यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट आपको देखने को मिलेगी, ठीक है? ना उसके बाद अगर हम यहाँ पे आगे बात करते हैं तो देखो डिफ्यूजन की अगर हम यहाँ पे बात करें
तो दो तरीके के आपको यहाँ पे डिफ्यूजन देखने को मिलेंगे, एक होता है आपका यहाँ पे पैसिव डिफ्यूजन और एक होता है आपका यहाँ पे एक्टिव डिफ्यूजन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ, एक आपका होता है यहाँ पे पैसिव डिफ्यूजन और एक आपका होता है यहाँ पे एक्टिव डिफ्यूजन। तो पैसिव डिफ्यूजन की जब हम बात करते हैं तो इस केस में हमें यहाँ पे ना कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एनर्जी लिख रहा हूँ और इसके आगे आपका यहाँ पे पैसिव के अंदर नो है, मतलब हमें यहाँ पे पैसिव डिफ्यूजन में हमें कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है मूवमेंट कराने में सब्सटेंस को, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। और एक्टिव में हमें यहाँ पे क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जो आपको यहाँ पे समझना है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया और इसमें भी कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए यहाँ पे होने वाला है बहुत ज्यादा इजी एक तरीके से आपका क्वेश्चन है, क्योंकि हम ये क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। मतलब यहाँ पे आपसे जो पूछा जा रहा है, तो देखो सबसे पहले तो 2018 का ये क्वेश्चन है, आपसे यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डाइजेशन इज करेक्ट, ठीक है। तो डाइजेशन से रिलेटेड अभी हमने यहाँ पे थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन किया है, वहां पे मैंने ये सब चीजें आपको यहाँ पे बताई थी। मतलब आपको अगर इनमें से सब चीजें भी ना पता हो तब भी आप यहाँ पे इजीली इसका आंसर निकाल पाओगे, ठीक है। अब देखो सबसे पहली चीज, आपको यहाँ पे मैंने पैनक्रियाटिक जूस के बारे में बताया था, जिसमें आपके यहाँ पे तीन आपके यहाँ पे क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं। पहला होता है आपका यहाँ पे ट्रिप्सिन, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ पे वापस मैं लिख देता हूँ इसको। तो पहला आपका कौन सा होता है, पहला होता है आपका यहाँ पे ट्रिप्सिन। दूसरा आपका यहाँ पे होता है अमाइलेज, ठीक है। दूसरा कौन सा होता है आपका यहाँ पे, वो होता है आपका अमाइलेज। और लास्ट वाला आपका यहाँ पे कौन सा होता है, लास्ट आपका होता है यहाँ पे लाइपेज, ठीक है। तो ये तीन आपके यहाँ पे ये एंजाइम्स थे जो आपके प्रेजेंट होते हैं पेनक्रियाटिक जूस के अंदर। तो हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किया था, जो आपका यहाँ पे ट्रिप्सिन होता है ये आपका बेसिकली हेल्प करता है प्रोटीन डाइजेशन में। तो अगर आप पहली स्टेटमेंट पढ़ो तो फैट प्रेजेंट इन द बॉडी इज डाइजेस्टेड बाय ट्रिप्सिन। तो यहाँ पे ये डाइजेशन के लिए यहाँ पे ट्रिप्सिन यूज नहीं होगा, यहाँ पे क्या यूज होगा बेसिकली आपका, तो फैट के लिए आपका यहाँ पे यूज होता है लाइपेज, ठीक है। ये हम यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो लाइपेज आपका होगा फैट के लिए और ट्रिप्सिन बेसिकली आपका हेल्प करता है प्रोटीन के लिए, ठीक है। तो इसलिए आपके यहाँ पे गलत स्टेटमेंट हो जाएगी। फिर उसके बाद अगर हम यहाँ पे अब नीचे से हम बात कर लेते हैं, तो देखो डी ऑप्शन आपसे बोल रहा है यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड इज डाइजेस्टेड बाय अमाइलेज। तो यहाँ पे ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि आपका जो अमाइलेज होता है, तो अमाइलेज आपका बेसिकली हेल्प करता है यहाँ पे डाइजेशन करने में कार्बोहाइड्रेट्स को, ठीक है। तो ये सब हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो न्यूक्लिक एसिड को बेसिकली यहाँ पे डाइजेस्ट करने के लिए आपका यहाँ पे एक एंजाइम आता है जिसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे एक एंजाइम है जो आपको यहाँ पे इससे रिलेटेड डाइजेशन आपको देखने को मिलेगा। तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो गया। फिर सी ऑप्शन आपसे बोल रहा है कि फैट ऑफ फूड इज डाइजेस्टिव बाय लाइपेज। तो यही आपका करेक्ट है, क्योंकि अभी मैंने आपको यहाँ पे पहले में ही बताया है यहाँ पे कि फैट को अगर आपको डाइजेस्ट करना है तो आपको यहाँ पे यूज करना पड़ता है यहाँ पे लाइपेज एंजाइम, ठीक है। फिर बी ऑप्शन बोल रहा है स्टार्च ऑफ फूड इज डाइजेस्टेड बाय लाइपेज। तो यहाँ पे देखो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि आपका स्टार्च ऑफ फूड जो है यहाँ पे बेसिकली उसके लिए आपको यहाँ पे यूज करना पड़ता है यहाँ पे अमाइलेज का, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। अमाइलेज के आपके डिफरेंट डिफरेंट जो भी आपके टाइप है, अल्फा अमाइलेज वगैरह, ये सब आप यहाँ पे यूज करते हो। तो आपका यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे बी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो अपना राइट आंसर कौन सा है, वो है आपका यहाँ पे सी ऑप्शन। तो यहाँ पे ये हम डिस्कस कर चुके थे। तो अगर आपको बस सी ऑप्शन अगर डायरेक्ट दिख रहा होता तब भी आप यहाँ पे इसका राइट आंसर लगा पाते, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी, कि आपका जो फैट होता है वो बेसिकली आप यहाँ पे डाइजेस्ट करते हो थ्रू लैपाइज लाइपेज एंजाइम के थ्रू। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे 2021 में आपसे यहाँ पे पूछा गया था। आपसे यहाँ पे पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लाइफ प्रोसेसेस इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म इज नॉट करेक्ट, है। तो यहाँ पे आपसे नॉट के बारे में बोल रहा है और वो भी सिंगल सेल बोल रहा है। मतलब आपको यहाँ पे पता होगा कि आपके जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की, तो आपके ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं यहाँ पे ये जो कि सिर्फ और सिर्फ एक सेल से बनते हैं, ठीक है। जिसका एग्जाम्पल आपका क्या होने वाला है, तो अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे आपका यहाँ पे बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, या फिर आपका यहाँ पे प्रोटोजोया हो गया। तो बेसिकली ये सब आपके यहाँ पे सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स है जो कि आपके सिर्फ और सिर्फ एक सेल से बनते हैं। तो इनको यहाँ पे कोई दूसरे सेल की जरूरत होती ही नहीं है, ठीक है। या फिर आप बोलो दूसरे ऑर्गेन्स की यहाँ पे किसी भी चीज को करने के लिए यहाँ पे जरूरत नहीं होती है। अब यहाँ पे अगर हम पढ़ते हैं कौन सी चीज यहाँ पे करेक्ट नहीं है, तो पहला आपसे बोल रहा है कि दे रिक्वायर सेपरेट ऑर्गन फॉर फूड अपटेक। अब देखो यहाँ पे इन्होंने बोल दिया कि इसको सेपरेट ऑर्गन की रिक्वायरमेंट होती है। तो अभी मैंने आपको बताया कि सिंगल सेल आपके जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको यहाँ पे किसी भी सेपरेट चीज की जरूरत नहीं होती है, वो सारे काम खुद ही करते हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ पे यही गलत स्टेटमेंट है और यही आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है। अब देखो बी आपसे क्या बोल रहा है कि सेपरेट ऑर्गन इज नॉट नीडेड फॉर रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे एकदम करेक्ट है, आपको कोई भी अलग से ऑर्गन लेने की या फिर अलग ऑर्गन की जरूरत नहीं होती है सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स को रेस्पिरेशन करने में। फिर सी आपसे बोल रहा है कि वेस्ट ऑफ एक्सिटरी मटेरियल इज प्रोड्यूस्ड बाय दीज ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ पे एकदम करेक्ट है, आपके यहाँ पे जो वेस्ट होगा ये आपका यहाँ पे प्रोड्यूस होता ही है,
ठीक है, फिर डी आपसे बोला जा रहा है यहाँ पे कि दे रिमेन इन कांटेक्ट विद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो आपका यहाँ पे ये भी करेक्ट है। अब देखो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है आपको बस बेसिक नॉलेज से आपको यहाँ पे सॉल्व कर सकते थे, अगर आपको बस इतना पता होता कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म हम यहाँ पे किसको बोलते हैं। ठीक है, अगर आपको यही पता होता कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म मतलब होता है यहाँ पे कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल से बनते हैं और उनको कोई भी सेपरेट चीजों की जरूरत नहीं होती, वो सारे काम वो खुद से कर सकते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर अपना हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, और इसके एग्जांपल्स क्या थे यहाँ पे बैक्टीरिया और प्रोटोजोया। नाउ चलते हैं अगले टॉपिक पे जो कि हमारे यहाँ पे होने वाला है ग्लूकोज। ठीक है, तो अब ग्लूकोज से रिलेटेड जो आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा 2023 का यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है लैक्टिक एसिड इज फॉर्म्ड इन दी मसल ड्यूरिंग एक्सरसाइज और रनिंग इट इज फॉर्म्ड। तो देखो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे एक स्टैटिक फैक्ट आपको दे दिया है कि आपका लैक्टिक एसिड अगर आप जब भी यहाँ पे एक्सरसाइज करते हो या फिर भागते हो तो उस केस में आपकी जो है यहाँ पे लैक्टिक एसिड बनती है मसल में। और ये भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पे आपको तो डायरेक्ट स्टैट आपको यहाँ पे दे दिया गया है। ठीक है, अब आपसे ये पूछ रहा है कि यहाँ पे ये चीज क्यों हो रही है बेसिकली। ठीक है, तो आपको ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आपको यहाँ पे बताना है। तो देखो सबसे पहली चीज तो आपको यहाँ पे पता होगी कि दो टाइप के आपके यहाँ पे प्रोसेस होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे रेस्पिरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एक होता है आपका यहाँ पे एरोबिक जहाँ पे आपका ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। दूसरा आपका होता है यहाँ पे एन एरोबिक जहाँ पे आपका ऑक्सीजन जो होता है यहाँ पे वो एब्सेंट होता है। ठीक, अब देखो यहाँ पे जो ये है ये आपके सब ग्लूकोज से ही टूट के बन रहे हैं। तो सबसे पहले जो आपका यहाँ पे ग्लूकोज होता है वो डायरेक्टली यहाँ पे ये इन सब में कन्वर्ट नहीं होता है। तो आपका पहले जो ग्लूकोज है वो आपका कन्वर्ट होगा यहाँ पे पायरोवेट में। ठीक है, ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना, और ये चीज आपको कहाँ देखने को मिलेगी, ये आपको देखने को मिलेगी साइटोप्लाज्म में। ठीक है, जो आपके यहाँ पे फ्लूइड होता है जो आपके सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। अब उसके बाद जब हम बात करते हैं यहाँ पे पायरोवेट से, बेसिकली आपके यहाँ पे तीन कंडीशन बनती है। तो यहाँ पे आपको कितनी कंडीशन बनती है, यहाँ पे तीन कंडीशन बनती है। तो जब हम बात करते हैं यहाँ पे पहली की, तो पहले में क्या होता है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, जब आपको यहाँ पे ऑक्सीजन एब्सेंट है, और ये कंडीशन आपको देखने को मिलती है यहाँ पे ईस्ट में। तो इसमें आपका क्या क्या बनता है, आपका इसमें पहले बनता है यहाँ पे इथेनॉल, फिर उसमें बनता है आपका यहाँ पे CO2, फिर आपका यहाँ पे बनती है यहाँ पे एनर्जी। ठीक है, फिर अगर हम इसी में बात करते हैं आपका दूसरा जो होता है, दूसरी कंडीशन भी यहाँ पे जो होती है वो भी आपकी यहाँ पे एब्सेंट ऑफ O2 में ही बनती है, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे भी एब्सेंट होता है। और यहाँ पे आपका आंसर यहाँ पे जो होगा ये आपका होगा यहाँ पे मसल में। तो मसल में आपको यहाँ पे क्या क्या बनता हुआ दिखता है, पहला आपका यहाँ पे बनता है लैक्टिक एसिड जो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में ही दे रखा है। लैक्टिक एसिड के साथ आपके यहाँ पे बनता है एनर्जी। तो आपका जो राइट आंसर इसमें होने वाला है यहाँ पे सी ऑप्शन होने वाला है, टू गिव एक्स्ट्रा एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज। तो आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे कि आपका एनर्जी जो बन रहा है, तो इसी की वजह से हम यहाँ पे बोल पा रहे हैं कि आपको यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एनर्जी यहाँ पे दे रहे हो यहाँ पे ग्लूकोज के हेल्प से। ठीक है, फिर यहाँ पे जो तीसरी कंडीशन होती है वो आपका होता है यहाँ पे प्रेजेंट में। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ, अगर हम बात करें प्रेजेंस ऑफ O2, और ये आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में आपको देखने को मिलेगा। और इसमें क्या क्या बनता है, इसमें आपका बनता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, फिर आपका बनता है यहाँ पे पानी H2O, और इसमें भी आपकी बनती है यहाँ पे एनर्जी। तो एनर्जी तो आपकी यहाँ पे हर एक में बन रही है, ये आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे ये तीन तरीके के आप यहाँ पे ब्रेक डाउन कर सकते हो यहाँ पे ग्लूकोज को। ठीक है, सबसे पहले आप ग्लूकोज को पायरोवेट में आप यहाँ पे ब्रेक डाउन करोगे, और फिर उसको आप यहाँ पे इन तीनों चीजों में आप यहाँ पे देख पाओगे, उसको ब्रेक डाउन करोगे। तो यहाँ पे तो अपना राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ पे दे रखा है, ये 2020 का यहाँ पे क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपसे बोला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर आप यहाँ पे देखो तो ग्लूकोज को बेसिकली यहाँ पे इसी फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग ही आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं ग्लूकोज से। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये फ्लो चार्ट तो हमेशा याद रखना है, जो यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में बताया था। तो देखो पहला आपसे बोल रहा है कि ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन टू CO2 H2O एंड एनर्जी इन ऑल ऑर्गेनिज्म। तो अब आपका यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ईस्ट की अगर हम बात करें तो ईस्ट में आपका यहाँ पे CO2 H2O और एनर्जी नहीं बनता है, वहां पे क्या बनता है इथेनॉल CO2 और एनर्जी बनता है। ठीक है, तो आपका H2O तो नहीं बनता है, तो इसलिए आपका यहाँ पे पहला तो गलत हो जाएगा। फिर दूसरा आपसे बोल रहा है ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन इनटू इथेनॉल CO2 एंड एनर्जी इन ऑल मसल सेल्स। अब देखो मसल सेल की जब हम बात करेंगे तो वहां पे आपकी इथेनॉल नहीं बनता है, वहां पे क्या बनता है आपका लैक्टिक एसिड बनता है। तो ये भी आपका यहाँ पे जो है वो भी आपका गलत है। ठीक, और CO2 तो उसमें बनता ही नहीं है, उसमें क्या बनता है आपका लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। फिर सी आपसे बोल रहा है कि ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन इनटू CO2 H2O एंड एनर्जी इन ऑल एरोबिक टिश्यूज। तो अब आपका यहाँ पे ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पे मैं वापस लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे जब आपका ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, ठीक है, जब आप यहाँ पे ऑक्सीजन आपका जब प्रेजेंट होता है, तब आपका यहाँ पे क्या बनता है CO2 बनता है,
H2O बनता है और साथ ही साथ आपका यहाँ पे क्या बनती है, यहाँ पे एनर्जी बनती है। तो यहाँ पे ये सब कहाँ देखने को मिलता है, ये आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। तो यही हमने यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था, तो आप यहाँ पे भी देख पाओगे। तो लास्ट क्वेश्चन अगर आप यहाँ पे देखो तो आपको क्लियरली दिख रहा है CO2 प्लस H2O और एनर्जी आपकी यहाँ पे बन रही है O2 के प्रेजेंस में, ठीक है। तो आपका यहाँ पे सी ऑप्शन ही करेक्ट आंसर है। अब डी आपसे क्या बोल रहे हैं कि ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन इनटू लैक्टेट एंड एनर्जी इन ईस्ट। अब देखो ईस्ट की जब हम बात करेंगे तो ईस्ट में तो आपका यहाँ पे क्या बनता है, आपका यहाँ पे बनता है इथेनॉल। तो इथेनॉल का तो यहाँ पे कोई मेंशन नहीं है, साथ ही साथ CO2 बनता है और आपकी यहाँ पे एनर्जी बनती है। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या अपने यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी अपना यहाँ पे राइट आंसर है। अब उसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे 2021 का आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्रेक डाउन प्रोडक्ट ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो आपको यहाँ पे जो मैंने तीनों कंडीशन बताई है ना, बेसिकली ये आपकी यहाँ पे ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज है रेस्पिरेशन के टाइम पे, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि दो टाइप का रेस्पिरेशन होता है, एन एरोबिक और एरोबिक। एरोबिक आपका प्रेजेंट होता है आपका ऑक्सीजन, तब हम उसको बोलते हैं। जब आपका ऑक्सीजन एब्सेंट होता है तब हम उस पर्टिकुलर रेस्पिरेशन को बोलते हैं एन एरोबिक, ठीक है। तो उसी केस की हम यहाँ पे बात करेंगे। तो यहाँ पे आपको पता है इथेनॉल आपका यहाँ पे किसमें बनता है, आपका बनता है यहाँ पे ईस्ट में। तो ये तो आपका यहाँ पे करेक्ट है, ये आपका आंसर नहीं होने वाला है क्योंकि आपसे यहाँ पे नॉट पूछा है, ठीक है। तो क्वेश्चन भी ध्यान से पढ़ना है हमें हमेशा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे यूपीएससी हमेशा ज्यादातर आपके यहाँ पे इसको एक तरीके से हाईलाइट करके देता है, अगर आपको यहाँ पे कभी भी नॉट देखने को मिलेगा। पर अगर कभी नहीं भी मिलता है, पर हमें यहाँ पे हमेशा ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन, ठीक है। अब उसके बाद अपने यहाँ पे लैक्टिक एसिड की बात करें तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा मसल में, तो ये भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। फिर पानी की बात करें यहाँ पे वाटर की, तो ये भी आपको देखने को मिलता है कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में, जब हम यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की बात करते हैं। तो ये भी हमें यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में देखने को मिलता है। पर मिथनॉल हमें यहाँ पे कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। तो यही हमारे यहाँ पे क्या होने वाला है, राइट आंसर होने वाला है। डी ऑप्शन अपना मिथनॉल करेक्ट हो जाएगा, जो आपका यहाँ पे ब्रेक डाउन प्रोडक्ट नहीं होता है ग्लूकोज का रेस्पिरेशन में, ठीक है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपसे यहाँ पे पूछा गया 2023 का यहाँ पे क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन तो आपको बहुत ज्यादा पूछा गया है यहाँ पे दोनों ही पेपर में, चाहे आप सीडीएस की बात करो सीएपीएफ की बात करो, पहले भी यहाँ पे ये सेम टाइप का क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा जा चुका है। तो इसको आप स्टार मार्क कर सकते हो। तो यहाँ पे आपसे बोल रहा है बोथ स्टार्च एंड ग्लाइकोजन आर मेड अप ऑफ ग्लूकोज। अब देखो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे यहाँ से लेकर और यहाँ तक यहीं पे ही आपको एक फैक्ट दे दिया गया है, जो आपसे यहाँ पे आगे आने वाले पेपर में आपसे पूछा जा सकता है किसी भी साल, ठीक है। तो ये भी हमें यहाँ पे याद रख के चलना है कि ग्लाइकोजन बेसिकली और स्टार्च दोनों ही आपके यहाँ पे ग्लूकोज से ही बनते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट हमेशा याद रखना। अब उसके बाद आपसे बोल रहा है कि हाउ एवर, अब इनके बाद बेसिकली ये तो होता ही है, पर अब यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहला आपसे बोल रहा है कि स्टार्च इज प्रेजेंट इन लिवर एंड ग्लाइकोजन इज प्रेजेंट इन रेड ब्लड सेल। तो यहाँ पे ये तो आपका हो जाएगा यहाँ पे गलत, ठीक है। क्योंकि आपका यहाँ पे अगर हम बात करके चलते हैं, अच्छा पहले हम लोग यहाँ पे ऑप्शंस हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको यहाँ पे थोड़े रीजंस बता दूंगा, ठीक है। ये आपका है यहाँ पे गलत ऑप्शन। फिर बी आपसे बोल रहा है कि ग्लाइकोजन इज मेड इन एनिमल सेल बट स्टार्च इज मेड इन प्लांट सेल, ठीक है। तो अगर हम इसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो यहाँ पे ये जो आपका होने वाला है ये आपका एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ये आपकी क्या होने वाली है, ये आपकी एकदम करेक्ट स्टेटमेंट होने वाली है, क्योंकि आपका जो ग्लाइकोजन होता है बेसिकली ये आपका बनता है सिर्फ एनिमल सेल में, और जो आपका स्टार्च होता है ये आपको सिर्फ देखने को मिलेगा प्लांट सेल में, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे अपना करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि बोथ स्टार्च एंड ग्लाइकोजन प्रेजेंट इन एनिमल एंड प्लांट सेल, तो ये तो गलत है। अभी मैंने आपको बताया कि ग्लाइकोजन सिर्फ और सिर्फ एनिमल में देखने को मिलेगा, एनिमल सेल में, और स्टार्च आपको देखने को मिलेगा सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में। फिर डी आपसे बोल रहा है कि बोथ स्टार्च एंड ग्लाइकोजन आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल ओनली, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि आपका सिर्फ स्टार्च प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में, ग्लाइकोजन नहीं होता है, ठीक है। अब देखो जो आपका यहाँ पे स्टार्च है और जो आपका यहाँ पे ये ग्लाइकोजन है, तो जब हम इन दोनों की बात करेंगे ना तो ये दोनों ही बेसिकली आप इसको समझ सकते हो, ये आपके एक तरीके से स्टोरेज के लिए यहाँ पे यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो इनका यहाँ पे मेन फंक्शनैलिटी क्या है, यहाँ पे फूड स्टोर करके रखता है, या फिर इसको बोल सकते हो आप यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। ये आपके प्लांट में स्टोर करके रखते हैं यहाँ पे, और ये आपके यहाँ पे एनिमल में स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसके ऊपर आपसे यहाँ पे जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आई होप कि आपको समझ में आ गया हो, बस इतना सा आपको यहाँ पे ये चीज पता होनी चाहिए थी। स्टार्च आपके प्लांट में होते हैं, ग्लाइकोजन आपके यहाँ पे एनिमल में होते हैं, दोनों ही आपके ग्लूकोज से बनते हैं, और दोनों ही एक तरीके से आपकी एक तरीके से क्या है, इनकी फंक्शनैलिटी स्टोरेज की फंक्शनैलिटी है, जो कि आपके फूड को स्टोर करके रखते हैं, या फिर आप उसको बोल सकते हो कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करके रखता है। एक आपका प्लांट में स्टोर करके रखता है, एक आपका एनिमल में स्टोर करके रखता है, ठीक है। नाउ अगले टॉपिक पे चलते हैं, जो कि हमारे यहाँ पे होने वाला है मिनरल न्यूट्रिएंट्स। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 2022 का यहाँ पे क्वेश्चन है, आपसे यहाँ पे बोल रहा है कि डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट्स
Plant nutrients are classified as micronutrients and macronutrients. Which one of the following is an example of macronutrients? तो बस आपको यहाँ पे बेसिक नॉलेज पता होनी चाहिए थी कि कौन सा आपका यहाँ पे मैक्रो मतलब आपका माइक्रो और मैक्रो में क्या डिफरेंस होता है और आपके यहाँ पे एग्जाम्पल्स क्या है यहाँ पे इन दोनों के, ठीक है। तो देखो सबसे पहली चीज तो हम जब बात करेंगे यहाँ पे मैक्रो की, तो मैक्रो आपके ऐसे आपके यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसको यहाँ पे प्लांट को ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए होता है, ठीक है। यहाँ पे याद रखना कि प्लांट्स को यहाँ पे क्या चाहिए होता है, यहाँ पे प्लांट रिक्वायर्ड दीज इन लार्ज क्वांटिटी, ठीक है। लार्ज क्वांटिटी में यहाँ पे ऐसे टाइप के मिनरल्स आप बोल लो या फिर ऐसे टाइप के न्यूट्रिएंट्स को यहाँ पे प्लांट को जरूरत होती है, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। अब उसका जब हम बात करते हैं यहाँ पे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, तो यहाँ पे इनको लो क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, ठीक है। प्लांट को ऐसे टाइप के न्यूट्रिएंट्स लो क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। तो आई होप ये आपको ये डिफरेंस तो समझ में आ गया होगा दोनों के बीच में, ठीक है। अब जो आपका यहाँ पे एग्जाम्पल है यहाँ पे बेसिकली मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का, तो इसका राइट आंसर आपका होने वाला है यहाँ पे मैग्नीशियम, ठीक है। मतलब आपका यहाँ पे होता है Mg, इसका यहाँ पे सिंबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका Mg क्या हो गया, यहाँ पे मैग्नीशियम हो गया। और आपका जो मैग्नीशियम होता है बेसिकली ये आपका बहुत ज्यादा लार्ज क्वांटिटी में प्लांट को चाहिए होता है। अब देखो लार्ज क्वांटिटी मतलब हो गया यहाँ पे कि 10 मिली मोल से ज्यादा, ठीक है। 10 मिली मोल से ज्यादा, अब यहाँ पे 16 बन गया, यहाँ पे मैं जीरो कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 10 मिली मोल से ज्यादा कोई भी आपको यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स चाहिए होंगे तो उन सब न्यूट्रिएंट्स को हम क्या बोलेंगे, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे मोर देन, ठीक। और यहाँ पे क्या होगा, लेस देन होगा, ठीक है। बस इतनी सी चीज होगी, बस इतना है आपको यहाँ पे याद रखना है। अब यहाँ पे जब हम बात करेंगे मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्लोरोफिल पिगमेंट में, ठीक है। जब भी हम उसका सिंथेसिस करेंगे तो उस केस में यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल आपका यहाँ पे ये प्ले करता है, ठीक है। तो इसलिए आपका यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता ही है फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्लोरोफिल चाहिए होता है। क्लोरोफिल के लिए आपको यहाँ पे मैग्नीशियम चाहिए, तो आपको लार्ज अमाउंट में चाहिए होगा, क्योंकि यहाँ पे फूड वगैरह आपका यहाँ पे प्रोड्यूस होता है विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम आपको ऑप्शन की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दे रखा है मैग्नीज। तो मैग्नीज आपका बेसिकली यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी तब होता है जब आपको यहाँ पे वाटर को यहाँ पे स्प्लिट करना हो, ठीक है। H2O को जब आपको तोड़ना हो, तब आप उस केस में यहाँ पे क्या करोगे, आप यहाँ पे यूज करोगे मैग्नीज, ठीक है। तो आप कब यूज करोगे, जब आपको यहाँ पे स्प्लिट करना हो यहाँ पे H2O को, मतलब यहाँ पे वाटर को, और यहाँ पे आपको रिलीज करना हो किसको तोड़ के, ऑक्सीजन को, ठीक है। तो ऑक्सीजन को जब आपको यहाँ पे रिलीज करना हो H2O को तोड़ के, तब आप यहाँ पे यूज करते हो मैग्नीज, ठीक। अब उसका नेक्स्ट आपको दे रखा है यहाँ पे कॉपर। अब कॉपर आपका यहाँ पे ज्यादातर यूज होता है यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शंस में, ठीक है। जब हम यहाँ पे पढ़ेंगे केमिस्ट्री के पीवाईक्यूज करेंगे तब आपको यहाँ पे ये चीज समझ में आएंगी कि रिडॉक्स वगैरह क्या होता है। तो अभी मैं यहाँ पे ज्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि हमारा मेन चीज चल रही है यहाँ पे, वो है हमारी यहाँ पे बायोलॉजी, ठीक है। फिर अपना यहाँ पे नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे क्लोरीन। तो क्लोरीन की जब हम यहाँ पे बात करेंगे, तो यहाँ पे ये बेसिकली यूज होता है मेंटेन करने के लिए, ठीक है। मेंटेन करने के लिए क्या, आयनिक आयोनिक, एक सेकेंड देना। यहाँ पे ये बेसिकली आपका यूज होता है यहाँ पे मेंटेन करने के लिए आयोनिक बैलेंस को, ठीक है। आयोनिक बैलेंस को यहाँ पे मेंटेन करने के लिए आप यहाँ पे क्लोरीन यूज करते हो प्लांट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे इनसाइड प्लांट, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अपना यहाँ पे राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी मैग्नीशियम अपना यहाँ पे राइट आंसर है। और इसके बाद आप देखोगे अगले क्वेश्चन में, तो यहाँ पे 2017 का ये क्वेश्चन है। यहाँ पे भी देखो सेम ही चीज आपसे पूछी जा रही है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज प्रेजेंट इन ग्रीन पिगमेंट ऑफ लीफ। और आपको पता है यहाँ पे ग्रीन पिगमेंट किसको बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं यहाँ पे क्लोरोफिल को, ठीक है। तो अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया कि क्लोरोफिल यहाँ पे जरूरी होता है यहाँ पे फोटोसिंथेसिस के लिए, और क्लोरोफिल आपका जो होता है ग्रीन पिगमेंट होता है। और आपका जो क्लोरोफिल है उसमें आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे मैग्नीशियम, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे एक तरीके का न्यूट्रिएंट होता है जो आपके प्लांट को चाहिए होता है यहाँ पे क्लोरोफिल के सिंथेसिस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉइंट भी आपको यहाँ पे याद रखना है। तो राइट आंसर अपना यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मैग्नीशियम। नाउ चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, जो कि हमारे यहाँ पे है एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे आपको सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पे 2017 का ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपसे पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग लैम्प्स कंटेन्स अ पॉइजनस गैस एंड देयरफॉर शुड बी डिस्पोज सेफली। तो ऐसा कौन सा आपका लैम्प है ऑप्शन के अकॉर्डिंग जिसमें आपको पॉइजन गैस भी देखने को मिलती है, पॉइजनस गैस भी आपको देखने को मिलती है, साथ ही साथ ये आपको यहाँ पे डिस्पोज करना पड़ता है बहुत ज्यादा सेफली, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। तो इसका राइट आंसर अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प। अब यहाँ पे ये क्यों इतना यहाँ पे इसको डिस्पोज करना चाहिए यहाँ पे सेफली, क्योंकि यहाँ पे ये
टॉक्सिक मरकरी को यहाँ पे ये रखता है, ठीक है। तो टॉक्सिक मरकरी बेसिकली आपको पता है यहाँ पे मरकरी टॉक्सिक लेवल का होता है और ये इसको यहाँ पे रखता है, ये उससे ही बना हुआ होता है, आप इस तरीके से भी समझ सकते हो। साथ ही साथ ये इसमें आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे फॉस्फोरस भी, ठीक है। तो फॉस्फोरस भी आपको इसमें ही देखने को मिलता है। तो इन सब रीजंस की वजह से यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि आपको यहाँ पे एक पॉइजनस गैस भी देखने को मिल रही है और इसकी वजह से हमें यहाँ पे इसको बहुत ज्यादा सोच समझ के डिस्पोज करना पड़ता है। वहीं पे अगर हम बाकी सब की बात करें तो यहाँ पे तो देखो आपको देखने को मिलेगी नियॉन गैस। फिर यहाँ पे आपको जो एलिमेंट देखने को मिलेंगे वो आपको देखने को मिलेंगे एल्यूमिनियम वगैरह, ठीक है। तो वो इतने ज़्यादा कुछ हार्मफुल इतने नहीं होंगे एज़ कम्पेयर टू दूसरे, ठीक है। फिर उसके बाद आपको अगर हम बात करते हैं यहाँ पे हैलोजन लैम्प की, तो हैलोजन में आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे नाइट्रोजन देखने को मिलेगी, ठीक है। नाइट्रोजन के बाद आपको यहाँ पे आर्गन देखने को मिलेगी। फिर आपको यहाँ पे जैसे ज़ेनॉन हो गई, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे क्रिप्टन हो गई। तो ये सब आपको यहाँ पे हैलोजन में आपको बेसिकली गैसेस देखने को मिलेंगी यहाँ पे इस लैम्प के अंदर। अगर नियॉन की बात करते हैं तो नियॉन में हमारे पास यहाँ पे नियॉन भी होती है और 99.5% आपको नियॉन देखने को मिलेगी और 0.5% आपको यहाँ पे आर्गन देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब आपकी एक तरीके की गैसेज है। बस आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प में आपको टॉक्सिक मरकरी देखने को मिलता है, फास्फोरस देखने को मिलता है और इसलिए आपको यहाँ पे इसको आपको डिस्पोज करना पड़ेगा बहुत ज्यादा सेफली। तो अपना राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे 2017 से ही पूछा गया है। तो अगले क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है द टर्म बायोमैग्निफिकेशन इज रिफर्ड टू एज। अब देखो यहाँ पे ये जो टर्म है ना इसको बस आपको यहाँ पे याद रखना है, इसको ज्यादा इसके फोकस में मत चले जाना, ठीक है। अब देखो इसका राइट आंसर आपका यहाँ पे होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। तो अक्यूमुलेशन ऑफ इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट थ्रू फूड चेन बेसिकली इसका राइट आंसर होगा। अब देखो अक्यूमुलेशन मतलब क्या हो गया यहाँ पे कलेक्शन। तो ये आपका एक तरीके का कलेक्शन होता है यहाँ पे इंक्रीजिंग अमाउंट का नॉन डिग्रेडेबल पल्यूटेंट्स का, ठीक है, जो आपके यहाँ पे फूड चेन के थ्रू आपके यहाँ पे बन रहे हैं। तो ये आपको बस यहाँ पे याद रखना है। तो ये आपका क्या है, एक तरीके का कलेक्शन है यहाँ पे नॉन डिग्रेडेबल पल्यूटेंट्स का जो आपके यहाँ पे फूड चेन के थ्रू बन रहे हैं, ठीक है। ये आपके लिए बस इतना सा चीज है जो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, इसके अलावा आपको ज्यादा जानने की इसमें यहाँ पे ऐसा कोई जरूरत नहीं है। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे 2017 में ही यहाँ पे ये पूछा गया। यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिकम्पोज बाय बैक्टीरियल एक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो नॉट पूछा गया है, इसलिए आपको यहाँ पे कैपिटल में नॉट दे दिया है, ठीक है। तो कहीं पे आपको यहाँ पे थोड़ा बोल्ड दे देगा या फिर कहीं पे कैपिटल दे देगा, तो आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है कहाँ पे नॉट की बात हो रही है और कहाँ पे नॉट की बात नहीं हो रही है। तो हमें यहाँ पे पहचानना है यहाँ पे कि इनमें से कौन सी चीज को डिकम्पोज हम यहाँ पे बैक्टीरियल एक्शन के थ्रू नहीं कर सकते। और ये बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन इस पर्टिकुलर चैप्टर के रिगार्डिंग आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे प्लास्टिक मटेरियल्स को। तो हमें यहाँ पे जैसे पता है कि जो आपके यहाँ पे प्लास्टिक मटेरियल्स होते हैं बेसिकली हम इनको यहाँ पे इजीली डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे पता होगा कि आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी हेल्प से हम यहाँ पे अपने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वगैरह और कंपाउंड्स को हम यहाँ पे डिकम्पोज करते हैं। और आपकी डिकम्पोजर की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो आपके एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखते हैं तो आपका यहाँ पे बैक्टीरिया एक तरीके का डिकम्पोजर है। फिर आपका यहाँ पे फंगाई एक तरीके का डिकम्पोजर होता है। फिर आपके जो स्नेल्स होते हैं वो भी आपके एक तरीके के क्या होते हैं यहाँ पे डिकम्पोजर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब आपको यहाँ पे याद रखने हैं इसके रिगार्डिंग। फिर जो आपके यहाँ पे दो तरीके का डिकम्पोजिशन आपको इसमें भी देखने को मिलेगा। एक होता है आपका एरोबिक जहाँ पे आपके प्रेजेंट होता है ऑक्सीजन, और एक होता है आपका यहाँ पे एनोरोबिक जहाँ पे आपका ऑक्सीजन एब्सेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो अपना राइट आंसर हो गया यहाँ पे प्लास्टिक मटेरियल, जो कि आपका डिकम्पोज नहीं हो सकता बैक्टीरियल एक्शन के थ्रू, क्योंकि हम इसको यहाँ पे ब्रेक डाउन नहीं कर पाएंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के हेल्प से। तो राइट आंसर है अपना ऑप्शन नंबर बी। now अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि आपसे यहाँ पे पूछा गया 2022 में। तो यहाँ पे आपसे बोल रहे हैं द ऑर्गेनिज्म दैट प्रेफर हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन हैबिटेट्स रिफर टू एज। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हेलोफाइल्स। तो हेलोफाइल्स आपके ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जो आपके यहाँ पे रह सकते हैं हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन में, ठीक है। तो यही आपको बेसिकली आप पे पूछा जा रहा है। तो यही आपका यहाँ पे एग्जाम्पल आपका अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल की, तो इसका आपका एग्जाम्पल हो जाएगा यहाँ पे ब्राइन श्रिम्प, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका एक तरीके का ऑर्गेनिज्म है जो आपका यहाँ पे हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन की हैबिटेट में यहाँ पे रहता है। अब इसके अलावा अगर आपको जो ऑप्शन दिख रहे होंगे तो यहाँ पे जो आपको पहला दे रखा है एल्कली फाइल्स। तो ये बेसिकली आपके ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि यहाँ पे हाई एल्कलाइन पीएच पे रह सकते हैं, ठीक है। हाई एल्कलाइन पीएच पे बेसिकली आपके यहाँ पे ये रह सकते हैं, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कैल्की फ्यूज की, तो यहाँ पे ये जो आपके होते हैं यहाँ पे ये एक तरीके ऐसे प्लांट्स है जो आपके रहते हैं लो पीएच पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये हम लोग यहाँ पे लिव्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका यहाँ पे एग्जाम्पल, क्योंकि आपको ऑप्शन में ही दे रखा है यहाँ पे कि वो हाई सॉल्ट कंसेंट्रेशन में यहाँ पे वो रहते हैं। फिर आपके एल्कलाइज हो गए हाई एल्कलाइन पीएच पे रहने वाले, और कैल्की फ्यूज हो गए आपके यहाँ पे लो पीएच पे रहने वाले। अब लास्ट आपको दे रखा है यहाँ पे नाइट्रोफाइल्स।
तो ये आपके ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि आपके यहाँ पे ऐसे सॉइल पे रहते हैं, ठीक है? ये आपके यहाँ पे ऐसे सॉइल पे रहते हैं जो कि आपका यहाँ पे रिच होता है नाइट्रेट में, ठीक है? रिच इन नाइट्रेट, ठीक है? तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। तो ये आपको ऐसे सॉइल्स पे रहते हुए दिखेंगे जो आपका सॉइल रिच होगा आपका नाइट्रेट में, ठीक है? तो आई होप कि आपको ये चीज़ें भी समझ में आ गई हों। यहाँ पे सिंपल-सिंपल सी चीज़ें हैं, बस आपको यही पता होना चाहिए कि कौन-सी चीज़ कहाँ पे रह रही है वगैरह, उसको हम लोग किस टर्म से हम लोग बुलाते हैं। इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे पता होने की कोई ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और साथ ही साथ आपका जो हेलो वाला वर्ड है, ठीक है? तो इसको आप यहाँ पे सेलाइन के साथ आप इसको ईज़िली यहाँ पे याद रख सकते हो, क्योंकि ज्योग्राफी में भी हम यहाँ पे इसको पढ़ते हैं, ठीक है? तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपके हेलोफाइल्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो आपके यहाँ पे हाई सॉल्ट कंसंट्रेशंस में रहते हैं। क्वेश्चन में आपको यहाँ पे दे रखा है 2023 का यहाँ पे क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपसे बोल रहा है द रेट ऑफ एंजाइम कैटेगलाइज रिएक्शन डिपेंड्स ऑन, ठीक है? तो जो आपके यहाँ पे एंजाइम कैटेलाइज रिएक्शन होते हैं वो किसके ऊपर यहाँ पे डिपेंड होते हैं? तो बेसिकली आपके यहाँ पे वो इन्फ्लुएंस होते हैं एनवायरनमेंट में चेंज होने से, ठीक है? तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है कि वो किससे इन्फ्लुएंस होते हैं, वो आपके एनवायरनमेंट में जो आपसे चेंज हो रहे होते हैं उससे यहाँ पे वो इन्फ्लुएंस होते हैं। और उसमें यहाँ पे वो मेन रीजंस कौन कौन से जिसके थ्रू आप यहाँ पे बोल सकते हो कि यहाँ पे वो किस किस चीजों के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो उसमें अपने यहाँ पे पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा कि आपके यहाँ पे डिपेंड होते हैं यहाँ पे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे, फिर आपका टेम्परेचर पे और साथ ही साथ अपने यहाँ पे पीएच पे, ठीक है? और अगर आप बाकी ऑप्शन देखोगे तो आपको हर एक में ना ओनली लगा दिए, तो ये थोड़ा एक्सट्रीम कंडीशन भी बन गई है, तो यहाँ पे इसके होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। पर अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ इसमें, पर उसके अलावा किसी में भी नहीं। तो इसलिए यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि आपको ये जो तीनों कंडीशन नीचे दे रखे हैं, तीनों ऑप्शन जो दे रखे हैं वो आपके गलत होने वाले हैं। और पहला वाला आपका यहाँ पे ये पहला करेक्ट ऑप्शन है। और ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत जनरली 1 या 2 ही ज़्यादातर देखने को मिलेंगे। ये आपका टफ क्वेश्चन आप इसको काउंट कर सकते हो क्योंकि ये आपके यहाँ पे 11-12 के एनसीईआरटी में है। ठीक है? ज़्यादातर आपके यहाँ पे जो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं वो आपको यहाँ पे 9th और 10th से देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे आप इसको एज़ अ टफ क्वेश्चन आप यहाँ पे इसको ट्रीट कर सकते हो। और ये कंप्लीट एक आपका यहाँ पे एक टॉपिक है आपका एनसीईआरटी में, ठीक है? तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है कि ये भी आपका जो क्वेश्चन है वो वैसे तो आपका एनसीईआरटी से ही आया हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर कौन-सा है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए अपना यहाँ पे राइट आंसर है। नाउ लास्ट में आपके लिए यहाँ पे 5 क्वेश्चन का छोटा-सा आपका यहाँ पे एक टेस्ट है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये आपका है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे आप रोक लो और आंसर यहाँ पे आप कमेंट डाउन कर देना। ये आपका है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है? ये है आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, ये है आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 और ये है आपका यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है? तो यहाँ पे टोटल 5 क्वेश्चन है जो आपको यहाँ पे नीचे आपको आंसर लिखने कमेंट डाउन करना है। और हर एक को यहाँ पे लिखने से पहले ना उसके ऊपर यहाँ पे ज़रूर ये लिख देना कि यहाँ पे जो आपके टेस्ट के आंसर्स है, ठीक है? मतलब आप यहाँ पे जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तो आप यहाँ पे ऊपर टेस्ट लिख के फिर आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है? ऑप्शन जो भी आपका करेक्ट हो वो आप यहाँ लिख देना, दूसरा, तीसरा, चौथा और फिर यहाँ पे 5th ऑप्शन, ठीक है? मतलब 5th क्वेश्चन। तो ऐसे करके आप अपने यहाँ पे आंसर्स लिख देना ताकि मुझे पता चल पाए कि आपने यहाँ पे इनके आंसर्स लिखे हैं। और उसके अलावा आपको कोई भी डाउट होता है तो वो आप यहाँ पे कमेंट डाउन ज़रूर कर देना, ठीक है? तो यहाँ पे ये आपको यहाँ पे ज़रूर लिखना है और जिसके भी करेक्ट होंगे तो उसका मैं यहाँ पे आंसर जो है वो पिन कर दूँगा। अब इसके अलावा अगर आपको यहाँ पे नहीं पता है इसके आंसर्स तो आपको यहाँ पे टेलीग्राम चैनल ज़रूर जॉइन कर लेना, वहाँ पे मैं इसके आंसर्स आपको यहाँ पे बता भी दूँगा, ठीक है? तो यहाँ पे अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना और टेलीग्राम चैनल ज़रूर जॉइन कर लेना, वहाँ पे आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी होती रहती है और यहाँ पे आपको मैं आपको यहाँ पे बताता भी रहता हूँ, आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी, मतलब आपको यहाँ पे जो मटेरियल हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं वो भी आपको यहाँ पे ईज़िली मिल जाएगा। ठीक है? तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।